सर হয়ে গেছে। स्टार्टेड। चलो सर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट 2 दिन से हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बात कर रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इतना तो समझ में आ गया कि ये क्या है ना। इन सिंपल इसको 3 बड़ा पॉपुलर टॉपिक है। डीआर, सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक एंड प्रॉमिसरी, है ना। प्रॉमिसरी नोट सबसे पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम, आजकल उतना नहीं देखने को मिलता है। सेकेंडली बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज भी थोड़ा बहुत यूज है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज जिसका आज भी देखने को मिलता है दैट इज चेक, है ना। हम लोग चेक इशू करते हैं, चेक ड्रॉ करते हैं, चेक एक्सेप्ट करते हैं, है ना। पूरा खेल खेला जाता है। एक चेक के अंदर और एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं, ज्यादा क्यों कोई डिफरेंस नहीं है। बस चेक में थोड़ा सा स्पेशल फीचर्स होता है, ठीक है। जो चेक को जैसे कि चेक बैंक के अगेंस्ट में मतलब तुम बैंक के फेवर में ही दे सकते हो, मतलब उसमें ड्रॉई जो होता है वो बैंक हो जाता है ना। पे ही अलग हो जाता है ना। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है, बस उसमें बैंक आ जाता है बीच में, जो बिल्स में नहीं है ना। बिल्स नॉर्मल में भी हो सकता है ना। तो एक चेक और बिल्स में कोई फर्क ऐसा नहीं है, इसलिए क्या कहा जाता है नहीं, इसलिए एक बहुत सुंदर सा एक लाइन है सर, क्लास में पढ़ा है। ऑल चेक्स आर बिल्स, ऑल बिल्स आर नॉट चेक, है ना। कितना सुंदर सा लाइन था। चलो सर स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। आज में भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पे डील करूंगा, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पे बात करूंगा, और उसको करते हुए जो बचा हुआ सेक्शन है, जो थोड़ा सा देखने में डरावना वाला सेक्शन है, ठीक है। थोड़ा देख के आपको डर लग सकता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर माथा को शांति करके मतलब एकदम शांत दिमाग से देखोगे, पूरा बात समझ में आ जाएगा। इसलिए पेशेंसफुल होके बात सुनो, देखो, क्वेश्चन आंसर को करो, समझ में आ जाएगा। लिटिल बिट ट्रिकी सर, मैं इतना नहीं बोलूंगा कि एकदम आसान है, इतना नहीं है, लेकिन अच्छे से देखोगे समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, एक काम करते हैं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से ही पहले स्टार्ट करते हैं। क्या है ना, सिर्फ पढ़े जाते हैं और क्वेश्चन आंसर नहीं करते तो आप लोगों को ना थोड़ा सा बोरिंग फील आता है, मुझे समझ में आ जाता है। सिर्फ क्या लॉ 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 पढ़ पढ़ के माथा खराब करवाते हो, सवाल जवाब भी थोड़ा किया करो। अच्छा स्क्रीन शेयर है रे आप लोगों को? হ্যাঁ স্যার। ये सबसे पहले इजी सवाल, एक दो सवाल इजी सवाल पहले करते हैं, फिर धीरे धीरे प्रोविजन से बात करेंगे सर। आज बहुत वाइटल प्रोविजन पे बात करना है। जैसे होल्डर के कॉन्सेप्ट क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। फिर एक्सेप्टर, ठीक है। एक्सेप्टर का ऑनरेंस का बारे में, ठीक है, मतलब ऑनर कैसे होता है। अगर कोई पैसा जमा करता है अकाउंट में, मानो कि चेक डिजॉनर हो जाता है, तो चेक डिजॉनर अगर जानबूझ के हो जाए, ठीक है, फेलिडिटी जो होता है, तो इसमें कोई सजा होता है कि नहीं होता, ठीक है, जेल तक हो जाता है सर, ठीक है। तो एक बार चेक इशू करने के बाद चेक को रास्ते में रोकना, ये भी बहुत बड़ा गलती है। चेक एक बार एक्सेप्ट हो जाए तो बीच में उसको तुम रोक नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत डेंजर डेंजर सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ऐसा वाइटल वाइटल प्रोविजंस है जो आपको आज मैं बोलते बोलते बोल रही है। अच्छा ये तुम लोग हंसी क्यों नहीं रोक रहे हैं? हाँ? हंसी किस बात का? दूसरे के घर को कूद के आ गए तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खुशी हो गए। मतलब किसी का मतलब नाला खुदा हुआ है, दूसरे के घर से कूद के आ गया, वाह वाह वाह। अच्छा हुआ कि पकड़ा नहीं गया, नहीं तो जेल में डाल देते। अच्छा ठीक है, अब हंसी के कारण को रुको और थोड़ा नेगोशिएबल में फोकस करो, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ बारिश का वेदर अलग ही एक, है ना, फीलिंग्स दे रहा है, पर साइड करो सकते से लेके जा रहा हूँ, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, फेल क्या। अच्छा देखो सर, क्या हुआ, पेन को भी क्या प्रॉब्लम, अब तक तो अच्छा था, मतलब नहीं होता। तो पेन का खराब खराब नहीं है, सॉफ्टवेयर इशू हो गया। अरे देखो, चलो ऐसे ही निकालते हैं।
ये प्रॉब्लम बहुत दिन तक नहीं थी, ये बीच में रबर आ जाए. The discuss with reasons whether the following persons can be called as holder under the negotiable instrument act. एक सवाल है सर, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स. ऐसे तो सर मैं इसके बारे में डिटेल्स में प्रोविजन नहीं बताया, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन पढ़ाता हूँ उसके बाद प्रोविजंस पे जाता हूँ. ओके ठीक है सर. तो क्वेश्चन पढ़ के प्रोविजन पे जाएंगे तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सुविधा होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा समझने में. जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा सर? कुछ तो नहीं दिख रहा है, बस आप खुद ही बोल रहे हो, खुद ही देख रहे हो. ए, रुको सर, पेन खराब हो. नहीं चलने से दिक्कत हो रही है. चल जाए ना चलिएगा पूरा गेम पर. अच्छा देखो सर, होल्डिंग का सिंपल मतलब क्या है सर? जैसे मानो कि आप किसी को चेक दिया, ठीक है, तो आप जिसको चेक दोगे, चेक का होल्डिंग कौन करेगा? जिसको देंगे देंगे उसको. मतलब अगर मैं इसको बोलूँ कि एक चेक चेक को ड्रॉ करने वाला चेक को ड्रॉ किया, फिर किसी को उसको एंडोर्स कर दिया, है ना? फिर या फिर मानो कि तो जो फिर जब चेक एंडोर्स कर दिया जाता है या फिर चेक ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो जो चेक को होल्ड करता है, हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे क्या बोलेंगे? वही चेक का होल्डर, जिसके पास चेक है ना, या फिर जिसके पास बिल्स है वही होल्डर है. लेकिन सर ये बात इतना सिंपल नहीं है. तब पास होने से ही वो तुम्हारा नहीं हो जाता, है ना? मतलब जो कुछ भी मैं होल्ड करूंगा वो सब चीज मेरा, ऐसे थोड़ी होता है. हाँ, तो उसमें भी कुछ सिस्टमेटिक वे में आपको बात को समझना पड़ेगा कि क्या है. जैसे यहाँ पर एक सिंपल सवाल है, एक्स ओन्स एक्स हु ऑब्टेन्स अ चेक ड्रॉन बाय वाई बाय वे ऑफ अ गिफ्ट. एक्स ने चेक ड्रॉ किया, ठीक है, सॉरी, एक्स को एक्स के पास चेक है, जिस चेक को ड्रॉ किया किसने? वाई ने, ठीक है. तो ये एक्स के पास कैसे पहुंचा? गिफ्ट के थ्रू से पहुंचा, ठीक है. तो क्या हम यहाँ पर एक्स को बोलेंगे कि एक्स होल्डर है चेक का? सवाल है, ठीक है. दूसरा कंडीशन देखो, ए द पेई ऑफ द चेक. ए कौन है? पेई मतलब जिसको पेमेंट अल्टीमेटली मिल रहा है. Who is prohibited by a court order from receiving the amount of the check. कोर्ट ऑर्डर से ए को चेक नहीं मिलेगी. कुछ कारण होगा, देयर मे बी सम रीजन, मे बी कुछ फ्रॉड हुआ होगा, है ना, कुछ फॉर्जरी केस हुआ होगा, है ना. तो कोई धोखाधड़ी कॉन्सेप्ट होगा, तभी कोर्ट ने रोक के रखा है. मे बी देयर सम बी लीगल केसेस. यहाँ पर बाकी चीजें नहीं बोला है, बस इतना कहा कि ए को चेक का पेमेंट रिसीव करने से कोर्ट ने मना करके रखा. पॉइंट क्लियर? सेकंड, तो फिर सवाल ये होता है कि चेक तो ए के पास है, लेकिन ए को चेक का पेमेंट नहीं मिलेगा, तो क्या ए को होल्डर बोलेंगे? इट्स क्वेश्चन. अभी जवाब में नहीं जा रहे, सवाल पे बात कर रहे हैं. एम हु फाइंड्स अ चेक, रास्ते में मिल गया, पेबल टू अ बियरर, फाइंड्स अ चेक पेबल टू बियरर ऑन द रोड, रास्ते में मिला और अपने पास रख लिया, तो क्या चेक एम का हो जाएगा? और ये बियरर चेक, ये बियरर चेक, मतलब बैंक चेक का पेमेंट करने के टाइम पे ये नहीं देखेगा कि किसके पास चेक है. जो चेक को होल्ड करेगा बैंक उसी को पेमेंट करेगा. ये हो सकता है, मतलब जितना दो नंबरी केस है वो सारा चीज हो सकता है. आगे देखो, लेकिन क्या एम होल्डर है? इट्स अ क्वेश्चन. बी द एजेंट ऑफ सी. बी कौन है? सी का एजेंट है. इज इंटरेस्टेड विद एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट इंडोर्समेंट बाय सी. मतलब बी सी को चेक इंडोर्स नहीं किया. तो ये इंडोर्समेंट और एंडोर्समेंट दोनों वर्ड सिमिलरली यूज किया जाता है. नॉर्मली इंडोर्समेंट वर्ड जो है वो ज्यादा लीगल है और एंडोर्स वर्ड पब्लिक वर्ड. ज्यादातर केस में हम लोग यही सुनते हैं कि एंडोर्स. हम लोग इंडोर्स वर्ड थोड़ा कम ही सुनते हैं. लेकिन इंडोर्स और इंडोर्स में बस इतना फर्क है कि इंडोर्स से लीगल टर्म और इंडोर्स से पब्लिक टर्म.
बात समझ में आ रही है? दोनों ही नाउन है, दोनों का सेम एप्लीकेबिलिटी है, बट इंडोर्स में लीगल साइन करके किसी को देना, जो नॉर्मली हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स, चेक, ये सब केस में देखने को मिलता है। और इंडोर्स वर्ड जो होता है वो पब्लिकली वही वो उसको इंडोर्स कर दिया, हाँ मुझे इंडोर्स करो, समथिंग लाइक दैट। तो इंडोर्स और इंडोर्स में ऐसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बट इंडोर्स इज अ मच मोर लीगल टर्म, ठीक है। तो बी द एजेंट ऑफ सी इज इंटरेस्टेड इन एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट इंडोर्समेंट बाय सी, हु इज द पेइंग, हु इज द पेइंग, इंडोर्स नहीं हुआ, बट यहाँ पे सी इज द पेइंग। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर होल्डर सी होगा कि नहीं। बी हु स्टील्स अ ब्लैंक चेक, चोरी कर ली ऑफ ए, किसका चेक चोरी किया, ए का, और ए का सिग्नेचर को भी फॉर्ज कर लिया। क्वेश्चन कर रहा है कि क्या बी होल्डर बन जाएगा सर? नहीं, ठीक है, तुम लोगों को नहीं बोलो, यहाँ पर बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ। अंश, प्रियाक्षी, शंकर, शुभो जी, 5 सिचुएशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये अलग अलग 5 सिचुएशंस में आपके सामने जो सवाल रखा गया है कि यहाँ पर होल्डर कौन है और कौन होल्डर नहीं है, ठीक है। तो चलो एक एक करके देखते हैं विद रीजंस। प्रोविजंस नहीं पढ़े अभी तक, लेकिन अल्टीमेटली आंसर को करते करते भी प्रोविजंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब मन में सवाल हो सकता है, सर आपने होल्डर अभी तक पढ़ा नहीं और क्यों होल्डर पे सवाल कर रहे हो? मैं कहाँ सवाल कर रहा हूँ, मैं तो सवाल जवाब के थ्रू से जवाब देने का कोशिश करता हूँ। सर आज पेन धोखा दे दिया, क्या किया जाए, पेन को जेल में डाल दिया जाए? ये अच्छा बच्चा है मेरा, क्यों ऐसा करता है? प्रभात सुनता है ये? अरे तुम लोग को ये नहीं देखा, सकला का बम बम देखा? हाँ, अभी भी चलता है। हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग, तब तो मैं स्कूल में पढ़ता था, 7-8 मोस्ट प्रॉब्ली, तब आया था स्टार प्लस में सकला का बम, ठीक है। तो मैं उतना नहीं देखता था, देखता था भाई ये मैम का भाई, ये देखता था। फिर उसको लोग क्या देखता है, सकला का बम, अपने पेंसिल से जो करता है वही हो जाता है। तो मेरा पेन भी वैसा ही है, सकला लगा, लेकिन आज आज सकला लगा काम नहीं करता। आज देखा सकल लगा धोखा दे रहे हैं। चार्ज भी नहीं, चार्ज देना नहीं पड़ता। हाँ, क्यों? नहीं, सेंसर पे चलता। अरे ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, जब भी मैं इसमें लिखने जा रहा हूँ, जब भी मैं पेन ले रहा हूँ तो वो रबर बन जा रहा है। It's- it's sad. ज्यादा हंसने रिकॉर्डिंग करा। देखो सर, आप लोगों के सामने ही जवाब है, ज्यादा नहीं बोलेंगे। A person as per section 8, ये जो पर्टिकुलर हाँ चल रहा है, सकल का काम करता है। As per section 8 of the Negotiable Instrument Act 1881, तो ये चीज तो समझ में आ रहा है, सेक्शन 8 में बोला है। तो as per section 8 of the Negotiable Instrument Act 1881, होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसे हम होल्डर बोलेंगे, मींस एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजीशन ऑफ इट, मतलब उसके नाम पे जब चेक इशू किया and to receive or recover the amount due thereon from the parties there, मतलब सिंपल बात है, जिसको चेक का पैसा एक्चुअली मिलने वाला है नॉर्मल केस में, या फिर जिसके नाम पे, ऐसा भी नहीं कि ऑलवेज जिसको चेक का पैसा मिलेगा, अगर वो किसी को इंडोर्स कर देगा तो थोड़ी ना उसको मिलेगा, वो किसी थर्ड पार्टी को मिल जाएगा। मतलब सिंपल बात है, मैंने ए ने बिल बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, अगर चेक बनाना तो बी को अगर चेक मिलेगा, तो फिर बाद में बी अगर उस चेक को सी को दे दिया, ठीक है, तब तो पेमेंट सी को मिलेगा। लेकिन मेनली चेक किसके नाम पे हुआ था, बी के नाम पे हुआ था। तो ऑब्वियस बात है कि बी यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना। जैसे नॉर्मली जब चेक ड्रॉ किया जाता है, बिल ड्रॉ किया जाता है, तो बिल ड्रॉ का एक सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। आप लोग जो लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपके पास अकाउंट्स कर चुके हो, दे मस्ट अंडरस्टैंड इजीली, क्योंकि इसका अकाउंट्स करना बहुत अच्छा होता है। इसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अकाउंट्स करके आपको बहुत सारा चीज ऐसे भी क्लैरिटी मिल जाता है कि नॉर्मली 3 महीने के लिए बिल होता है ना, आमतौर पे 3 months आफ्टर साइट ऐसे लिखा रहता है क्वेश्चन पे, है ना। 3 months आफ्टर साइट, आफ्टर साइट मतलब 3 महीना फिर बिल देखने के बाद जब बिल को प्रेजेंट किया जाएगा,
उसके बाद भी 3 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है ना। तो ये जो पर्टिकुलर 3 महीने का टाइम पीरियड, तो ये होल्डिंग पीरियड है। बात समझ रहे हो ना सर? तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो पेमेंट मैच्योरिटी का जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है, उसी को हम लोग होल्डर का नॉर्मल टाइम पीरियड मानते हैं। तो नाउ कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। जिसके पोजीशंस पे चेक रहेगा, जो रिसीव या रिकवर की अमाउंट का जिसके पास राइट रहेगा, ऑन अप्लाइंग द अबव प्रोविजंस, अगर हम लोग सेक्शन 8 ऑफ द 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनआई एक्ट के सेक्शन 8 को, एनआई एक्ट 1881 का सेक्शन 8 को अगर हम लोग यूज करते हैं और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस में, तो अगला ऊपर बोला हुआ 5 क्वेश्चन का जवाब ढूंढे। तो क्या एक्स होल्डर है? द आंसर इज यस, क्योंकि क्वेश्चन क्या था? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, एक्स हु ऑब्टेन्स अ चेक ड्रॉन बाय वाई बाय वे ऑफ गिफ्ट। वाई को, सॉरी एक्स को गिफ्ट मिला वाई से, है ना? तो क्या एक्स होल्डर है? यस। अच्छा, अगर किसी को, मानो कि तुमने किसी को चेक इशू करके गिफ्ट दे दिया, जा बेटा ऐश कर ले, 5,000 का चेक काट के दे दिया, ठीक है? तो जिसके नाम पे तुमने 5,000 का चेक काट के दे दिया, वो चेक मार्केट बैंक से जाके उसको इनकैश करा सकता है ना? तो हम उसे होल्डर बोल सकते हैं, क्या रे? तो yes, X can be termed as the holder because he has a right to possessions and to receive the amount due to in his own name. जैसे यहाँ पर X ने जो Y के नाम पे चेक बनाया था, सॉरी Y ने जो X को गिफ्ट किया था, ऑब्वियसली X के नाम पे चेक दिया होगा ना, तभी ना X उस चेक को जाके इजीली बैंक में इनकैश करा सकता है। तो X इजीली होल्डर बनता है यहाँ। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स में थोड़ा फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। हम लोग इस क्वेश्चन पे ड्यू कोर्स ढूंढ रहे हैं कि होल्डर ढूंढ रहे हैं? हाँ? हम लोग होल्डर ढूंढ रहे हैं, ड्यू कोर्स नहीं ढूंढ रहे। ए संपर्क रियाक्षी, हंस, बोलो समझ में आ रहा है? शुभजीत, हाँ सर। क्वेश्चन यहाँ पर होल्डर ढूंढने के लिए बोला है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बोला अभी। ड्यू कोर्स अगर बोलेगा तो क्या करना है तो आगे बताते हैं। तो यस, यहाँ पर होल्डर तो बन गया एक्स, ठीक है? गिफ्ट में मिला हुआ चेक में होल्डर बन गया, सिंपल है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था ए द पेई ऑफ द चेक हु इज प्रोहिबिटेड बाय कोर्ट। कोर्ट ने बोला है कि ए को चेक का अमाउंट रिसीव नहीं हो सकता, मतलब कोर्ट ने किसी तरह से पेमेंट रिसीव करने से मना कर दिया। किसको? ए को। तो अगर कोर्ट ने मना कर दिया और ए के पास अगर चेक है, तो क्या वो होल्डर होगा? नो, ही इज नॉट ए होल्डर बिकॉज to be called as a holder he must be entitled not only to the possession of the instrument but also to receive the amount mentioned therein। मतलब बात को समझे, 1881 का लॉ कितना क्लियरली आपको बात करता है। देखो सेक्शन 8 में क्या बोला है, सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 है, अभी अभी पढ़ा है आपको, अभी अभी एकदम स्टार्टिंग में 4 लाइन प्रोविजंस। The holder of a negotiable instrument means any person entitled in his own name of to the possession of it and to receive। मतलब सिर्फ आपके पास में चेक रहने से नहीं होगा, रिसीव करने का पावर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ए है, जिसको कोर्ट ने ऑर्डर देके अमाउंट रिसीव का मना करके रखा है, चेक तो उसके पास है, तो पोजीशन ऑफ द चेक तो है, लेकिन राइट टू रिसीव है क्या? नहीं है। तो पहला कंडीशन फुलफिल हुआ, बट सेकंड कंडीशन राइट टू रिसीव और रिकवर वो तो नहीं हो रहा है। जस्ट बिकॉज वो राइट टू रिसीव और रिकवर नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको हम लोग होल्डर नहीं मिली। इसलिए पूरा पढ़ो, आधा अधूरा ज्ञान डेंजरस है। कहावत है ना सर, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल। हाँ, लिटिल नॉलेज ऑलवेज हार्मफुल होता है सर। थोड़ा जान के अगर कोई अपने आप को ज्यादा मनु समझ लेता है, चाहे वो कोई भी हो, बहुत मुश्किल पैदा करता है, चाहे किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में। दो यूट्यूब वीडियो देख के अगर कोई अपने आप को, जैसे आजकल उस दिन एक लड़का मेरे साथ, मेरे को फोन करके स्टॉक मार्केट के बारे में पूछ रहा था। ज्यादातर स्टॉक मार्केट वाले लोग ही ऐसे बात करते हैं, सब पता है। मैंने कहा, अगर सब पता है तो फिर फोन क्यों किया? तो बोलते हैं नहीं सर कुछ ये सीखना है। मतलब सब पता नहीं है। तो मैं उसको बोला कि ठीक है, अगर आपको कुछ पता है तो आप अपने पास ही रखो, क्योंकि वो नॉलेज आपका ही काम आएगा। तो मैं उसको समझाने के लिए एक छोटा सा उसको एग्जाम्पल दिया कि जैसे मानो कि मेरे को बहुत अच्छा
खाने का मन कर रहा है, तो मेरे को खाना बनाना आता है, खाना बनाना आता है, बट क्या मैं रणबीर ब्रार हूँ? क्या मैं कुणाल कपूर हूँ? अब जब मुझे खाना बनाने का इच्छा किया तो मैंने कुणाल कपूर या रणबीर ब्रार का एक वीडियो उठा के खाना बनाया। मे बी ऑन दैट पर्टिकुलर डे रणबीर ब्रार से भी शायद अच्छा हो गया हो। तो क्या मैं रणबीर ब्रार बन गया या फिर मैं कुणाल कपूर बन गया? हाँ, या फिर संजीव कपूर बन गया? तो पॉइंट इज दैट कि अगर एक दो वीडियो देख के ऑब्वियसली मैं नॉलेज ली, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ। लेकिन आजकल यही लोग अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं खुद को ही। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज टू डेंजरस। मतलब मैं भी जैसे ऐसे कभी कभी होता है ना, खाना अच्छा बन गया, अच्छा बन गया तो क्या तुम कुक बन गए? ऐसा ही बात है। तब उस दिन तुम्हारा नॉलेज पूरा होगा जिस दिन तुम किसी सब्जेक्ट को अंदर से अकेला फील कर सकते। ट्रू नॉलेज होता क्या है? ट्रू नॉलेज तब होता है जब सब्जेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट में तुम डील कर रहे हो, तो सब्जेक्ट के बारे में एक इनहेरेंट फीलिंग्स तुम्हारे अंदर जनरेट होगा। इवन तुम, ऐसा भी होता है कि तुम गवर्नमेंट को सजेस्ट भी कर सकते हो, मे बी किसी पर्टिकुलर एनालिसिस में, मतलब उसमें अपना योगदान भी दे सकते हो। तब समझोगे कि एक्चुअली तुमने एक सर्टेन लेवल तक का पढ़ाई किया। जब तक तुम सिर्फ कुछ डेटा उठा के उसी को नॉलेज मान लो तो गड़बड़ है। लेकिन जिस दिन तुम उस पर्टिकुलर मैटर में खुद अपना ओपिनियन देने का अंदर से फीलिंग आया ना, उस दिन समझोगे कि हाँ, मैंने एक सर्टेन लेवल का नॉलेज है। वो भी पूरा नहीं होता है। तो आइजैक न्यूटन को पूछा गया था कि भाई कितना नॉलेज गैदर किया, तो बोले कि अभी भी समुद्र किनारे दूध तक नहीं मिला। हम लोग किस खेत की लिए तो। चलो सर, तो फिर सेकंड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि वो होल्डर नहीं है। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको देखना था कि वो पोजीशन में तो था, बट रिसीव या ऑर्डर का कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं। थर्ड क्वेश्चन था, जिसको चेक रास्ते में मिला, मैं तो रास्ते पे जा रहा, बिल्कुल नहीं, चेक में लिखा था। यहाँ पर रास्ते पे जाते जाते बिल्कुल नहीं, चेक में लिया और पॉकेट में रख लिया और बैंक में जाके रिडीम करने का सोच लिया। अच्छा तो बेसिकली, तो यहाँ पर सर ये भी होल्डर नहीं है। एम इज नॉट ए होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दो ही इज इन a position of the check, so is not entitled to the position of it in its own name। क्या उसके नाम पे इंटाइटलमेंट है चेक का? आंसर इज नो। तो ऑब्वियस बात है कि वो होल्डर नहीं है। आप लोगों को क्लियर है? अंश, संपर्क, बोल सर। ऑब्वियसली बियरर जिसके पास है, लेकिन बियरर का भी नाम तो वहां पर होना चाहिए। या फिर अगर बियरर का भी नाम नहीं है, सबसे बड़ा बात, उसको रास्ते में मिला है, तो सोचो तो चेक का एक्चुअल मतलब इवन इंटेंटलमेंट का पॉजिशन भी नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, अगर गलती से बैंक ने ऐसे लोगों को पेमेंट कर दिया, इसके बारे में भी पढ़ना है, तो मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मानिए सर बैंक ने उससे जमा किया और बैंक उसको पेमेंट कर दिया, तो क्या होगा? तो क्या बैंक गलत है? नो सर, बैंक गलत नहीं है, क्योंकि बैंक तो उसको बोनाफाइड समझ के करेगा, है ना? तो इसमें बैंक गलत नहीं है। अब आपका चेक आपके जिम्मेदारी, आपका चेक आपका जिम्मेदारी। चेक तो बहुत बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया सर। एक बार एटीएम से पैसा उठाने का लॉ में कहानी बोला था शायद आप लोगों को। हाँ, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एटीएम दे दिया था। हाँ, वाइफ ने हस्बैंड को, ठीक है, तो 30,000 का अमाउंट था, एटीएम में उठाया। बैंगलोर का केस है, 2018 17-18 का केस है। पैसा उठाया, लेकिन पैसा निकला नहीं। कई बार ऐसे होते हैं ना, मशीन में फॉल्ट होने के कारण पैसा डेबिट दिखा रहा है, मैसेज आ गया, बट एटीएम से पैसा नहीं निकला। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, तुम बैंक में जाते हो, जिस पर्टिकुलर टाइम में हुआ है, तो वहाँ पर जो रहता है वो तुमको एक चिरकुट में लिख के देता है, एक पेज बना के, और तुम उसको जाके बैंक में जमा करते हो, तो बैंक उसको सेटल कर देता है।
लेकिन इस केस में क्या हुआ था, चेक का जो, मतलब चेक नहीं सॉरी, एटीएम का, जब इसमें सीसीटीवी फुटेज वो लोग चेक किया, सीसीटीवी फुटेज में देख रहा है कि हस्बैंड पैसा निकाल रहा है, ठीक है, जबकि एटीएम कार्ड वाइफ के नाम पे। तो ये बैंकिंग लॉ भी कहता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉ में भी लिखा हुआ है कि एटीएम कार्ड फुल्ली पर्सनल होता है, उसमें चाहे वो कितना भी आपका मतलब इंटीमेटेड पार्टनर ही क्यों ना हो, अब किसी को वो चीज नहीं दे सकते। अब तो अल्टीमेटली बैंक ने उनको पैसा रिटर्न नहीं किया। समझे सर, ये केस तुमको मिल जाएगा, गूगल करो एसबीआई एटीएम केस बोल के कुछ डिस्प्यूट करके देखो, बहुत बड़ा केस बन गया ये, कर्नाटका हाईकोर्ट तक केस गया है। স্যার ওয়াইফকে ব্যাংকে নিয়ে গেলেও করবে না? हाँ? ওয়াইফকে ব্যাংকে নিয়ে গেলেও করবে না नहीं রিফান্ড? सर, वाइफ को बैंक में लेके जाओ या फिर वाइफ को बैंक का हेडक्वार्टर में लेके चले जाओ, रूल ये है कि एटीएम कार्ड पर्सनल है, उसका यूज एटीएम कार्ड के रूल्स में लिखा होता है, हम लोग कभी पढ़ते नहीं है उसको, एटीएम के रूल्स में लिखा होता है कि ये कार्ड किसी को शेयर नहीं कर सकते आप, किसी को नहीं। और सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा यहाँ पर ये प्रॉब्लम आता कि ये तो बैंक अपने रूल के हिसाब से ये बेसिकली ये किया, अब आगे वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गया कि नहीं गया मुझे उसके नॉलेज अभी तक नहीं मिला सर, लेकिन इसमें मेन पॉइंट है बैंक ने बताया कि तो फिर क्या करना चाहिए था, बोले कि आप चेक दे देते काउंटर से जाके, ओवर द काउंटर से पेमेंट ले लेता, यदि इमरजेंसी तो रुक जाते, एटीएम यूज क्यों किया, किसी दूसरे का एटीएम क्यों यूज किया। ओके, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जितना समय जाएगा आप लोगों को और अच्छा से पता चलेगा, बट ये जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड केस के बारे में आप लोग लॉ को समझोगे ना, उसका बेस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो आगे आगे शायद आप लोग और भी लॉ पढ़ोगे, और भी लॉ आ रहा है, लेकिन कोई भी लॉ आए उसका बेस जो है वो नेगोशिएबल ही रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे चेक का यूज कम हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिक बात है कि धीरे धीरे ये भी एब्सोल्यूट हो जाएगा, है ना। सो पॉइंट इज दैट कि धीरे धीरे आपको ये भी बोलना पड़ेगा, लेकिन ये इसका बेस कभी नहीं जाएगा, मे बी 50 ईयर्स लेटर कि शायद ये ऑब्सोल्यूट हो जाए, है ना, ऑब्सोल्यूट हो जाए, लेकिन चेक ऑब्सोल्यूट हो सकता है, लेकिन जो मेन इसका जो ढांचा है ये रहेगा। अच्छा, बी इज द एजेंट ऑफ सी, इसने बी ने यहाँ पर सी को इंडोर्स नहीं किया। अच्छा थोड़ा फैन थोड़ा सा कम एक घंटा, ठीक है, थैंक यू। तो बी यहाँ पर सी को इंडोर्स किया है, क्या बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मतलब बहुत ज्यादा स्लो हो गया, अरे ठीक है वेदर ठंडा है, थोड़ा जनता खिड़की थोड़ा सा एक, नहीं हवा अच्छा नहीं लग रहा, तुम लोग मतलब चल के आते हो ऐसे, तुम लोग का खून गर्म है, हम लोग तो बूढ़ा हो गए थोड़ा सा। अच्छा, तो बी इज द एजेंट ऑफ सी entrusted with an instrument without endorsement by C, who is the payee, ठीक है, ये नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर सी पेई है, तो यहाँ पर बात है सर, B is not a holder. While the agent may receive payment of the amount mentioned in the check, yet he cannot be called the holder thereof because he has no right to sue on the instrument in his own name. तो अपने नाम पे तो सू नहीं कर सकता, तो बी यहाँ पर होल्डर नहीं। सी को पेमेंट मिलेगा, सी को पेमेंट मिलेगा ऑब्वियसली, but the agent may receive the payment of the amount mentioned in the check, yet he cannot be called the holder thereof because he has no right to sue on the instrument in his own name. अपने नाम पे क्या अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसे केस नहीं कर सकता, तो बी अब यहाँ पर होल्डर नहीं बन पाएगा, तो बी इज ऑल्सो नॉट होल्डर। एंड लास्ट पॉइंट जो था, आपने चोरी किया, तो चोरी करके कैसे होल्डर बनोगे सर, बी हु स्टील्स अ ब्लैंक चेक ऑफ ए एंड फॉल्स द ए सिग्नेचर, तो ये भी सेम बात करता है, नो बी इज नॉट ए होल्डर बिकॉज ही इज द रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो रॉन्गफुली उसके पोजीशंस पे है ना, चोरी करके कैसे तो होल्डर बन सकते, सिंपल बात है, तो इलीगल कॉन्सेप्ट आ गया ना। तो कोई बोलेगा सर बैंक को कैसे पता चलेगा, कई बार हो सकता है ऐसा,
ऐसा होता भी है ना। ऐसे कल का ही एक मेरे फैमिली में एक केस आया है सर, चेक का नहीं लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ 2006 का एक लैंड ट्रांसफर का केस है, जमीन बेचने वाला, हुगली डिस्ट्रिक्ट में, नियर दानकुनी से थोड़ा सा अंदर। मेरा पापा का नेटिव है, मतलब मेरा भी नेटिव है। तो वहां पर एक जमीन था, 2006 में लैंड को किसी को बेचा गया था। तो वो जमीन जिसको बेचा गया था और जिसने बेचा था वो साइन फॉर्ज किया था, ठीक है। अब जब उस जमीन के बारे में, अब हम पापा तो वहां नहीं रहते, हम लोग तो रहते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, काफी दिन हो गए वहां पर, 50 साल से ऊपर। तो पापा या चाचा, दो मतलब चार भाई यहाँ रहते हैं, उसमें से एक चला गया। मतलब जो बड़ा ताऊ जी है वो नहीं है अभी, बाकी लोग हैं, और भी एक ताऊ जी वो भी चला गया, बाकी दो जन है। तो उनका लड़का लोगों को पता चला, तो खबर मिला है कि वो जो जमीन है, वो जमीन मेरे मतलब मेरा क्या बोलते हैं दादाजी, ठीक है, मतलब हम लोग बंगाली में बोलते हैं ठाकुरदा, दादाजी के नाम पे, ठीक है। अब मेरा दादाजी का डेथ हुआ है, मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा, मेरा पापा तक क्लास 8-9 में पढ़ता था, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 70 या 75 का टाइम होगा, 1970 या 1975 ऑलमोस्ट। उस टाइम पे दादाजी डेथ हो गया था। तो 2006 में दादाजी का जमीन कौन बेच रहा है? द बिग क्वेश्चन इज दैट 2006 में जिसका डेथ हुआ है 75 में, उसका जमीन कौन बेच रहा है? वो तो नहीं है, इसका मतलब क्या वो उसका वो भूत होके अपना साइन दिया था या अंगूठा छाप जो भी है, अभी पर्चा निकला उसका, मतलब जमीन का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड निकला, रिकॉर्ड में दादाजी का नाम आया। अब दादाजी का नाम आएगा तो ऑब्वियसली उस पे दादाजी का जो भी लड़का लड़की जो भी है, पोता पोती, उनका हक है, ठीक है। अब मे भी वैल्यूएशन ज्यादा होगा, मुझे तो पता नहीं चल रहा है, बट कल ऑनलाइन पे कितना से जमीन का वैल्यू सुनते हैं। हाँ वही, ऑब्वियसली वो अच्छा जगह में है, तानकुनी से ज्यादा दूर भी नहीं है, तो वैल्यूएशन होगा तभी। अभी वहाँ मेरा जो मतलब दादाजी का जो बड़ा ताऊ का जो बेटा लोग है, वो वहाँ का सब कुछ संभालते हैं, वहीं पर वो लोग रहते हैं, ठीक है। अब वो लोग ऑब्वियसली सोच रहे हैं कि अच्छा खासा मिलेगा, हाँ, लेकिन सभी बेटा का ये चाहिए ना, ठीक है। अब नहीं, हक भी है और वो लोग कर भी नहीं सकता जब तक बाकी लड़का लोग आके, लड़का लड़की सब आके साइन नहीं करेगा, तब तक वो जमीन के बारे में कुछ मामला हल नहीं होगा। अब सबको फोन लगा रहे हैं, आओ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है सर, कितना क्या क्या केस, 1975 में मरने वाला बंदा 2006 में जिंदा हो गया, सोचो। साइन भी किया है, वही तो। अब मतलब कि जिसके पास जमीन है वो बोलेगा नहीं मैं 30 साल से ऊपर होल्ड कर रहा हूँ तो मेरा हो गया क्या, मतलब वो उसको होल्डर बोल देंगे क्या? केस भी कर रहे हैं फिर भी पूरा फिर भी नहीं हो पाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना? और जमीन का रेट भी लंबा ही चलता है, जल्दी नहीं सॉल्व होगा बैच में। ठीक है सर, चलो, आई होप आप लोगों का एक आइडिया लगा कि होता क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखो। एम ड्रू अ चेक amounting rupees 2 lakh payable to N and subsequently delivered to him. After receipt of check, N endorsed the same to C but kept it in his safe locker. After some time, N died and P found the check is in N's safe locker. मतलब M ने ड्रॉ किया था 2 लाख का चेक जो N को पे करने, मतलब पेबल टू N एंड सब्सिक्वेंटली डिलीवर्ड टू हिम, मतलब उसको डिलीवर भी किया था। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ चेक N ने क्या किया, चेक को इंडोर्स कर दिया C को, बट केप्ट इट इन हिज सेफ लॉकर, इंडोर्स करके अपने ही लॉकर में रख दिया, और कुछ दिन बाद खुद भी स्वर्ग सुधार मतलब सिधार गए, परलोक को चले गए, ठीक है। परलोक को चले गए, इस लोक से दूसरे लोक में चले गए। पी कोई है जिसने चेक को देखा जो एन के सेफ लॉकर में रखा हुआ है। क्वेश्चन इज दैट does this amount to endorsement under the negotiable instrument act 1881? क्या हम इसको एक प्रॉपर इंडोर्समेंट मानेंगे? डिलीवरी नहीं किया था, थैंक यू सर। P does not become the holder, मतलब यहाँ पर सवाल दूसरा है कि P को फाउंड हुआ था तो क्या उसका होल्डर P बन जाएगा?
क्योंकि उसको रिकवर का राइट ही नहीं। क्योंकि उसके पास रिकवर का राइट नहीं है। वेरी गुड सर, ठीक है, यही होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो P does not become the holder of the check as the negotiation was not completed by delivery of the check to him। मतलब चेक का डिलीवरी के बारे में कोई भी नेगोशिएशन उनके साथ इनका नहीं रहा है। ये कहाँ बोला गया है? सेक्शन 48 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बोला गया है। मतलब हर चीज के बारे में बोला जाता है और उसको एक पर्टिकुलर एरिया में बोला जाता है। सेक्शन सबसेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब हम लोग कोर्ट में केस लड़ते हैं, लॉ है ना सर, तो लॉ में जब भी हम लोग कोई बात उठाते हैं, छेड़ते हैं, तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें उसका प्रमाण देना, और उस प्रमाण के स्वरूप ये सेक्शन सबसेक्शन काम करता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इतना जो चिल्ला रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो बात है कि गम छुपाने के जैसे कारण होता है, तो ऐसे भी हम लोग जब भी चिल्लाते हैं, तुम इतना जो चिल्ला रहे हो कोर्ट में, बोलो तो कहाँ लिखा हुआ है ना? तो कहाँ लिखा है वो बोलना पड़ेगा, और उसी के लिए सेक्शन सबसेक्शन का इतना इंपॉर्टेंस है। इवन जो लोग रिलीजियस लड़ाई लड़ते हैं, जो मतलब रिलीजियस लड़ाई, हाँ कॉम्पिटिटिव एक होता है कुरान, गीता, वेद, बाइबल, ठीक है, इसको लेके भी बातचीत करता है। तो जब भी कोई अपना किसी भी तरह का मैटर में बात करते हैं, तो वो लोग ना हमेशा इसके बारे में एक प्रूफ उठाने के लिए बोलते हैं कि वो लोग कहाँ लिखा है। तो उस कहाँ लिखा को लेके बहुत बड़ा बातचीत है। मतलब बोल तो रहे हैं कि हाँ, हम लोग जैसे बोलते हैं ये है वो है, शिव है वो है, कुरान में जैसे वो लोग बोलते हैं कि अल्लाह है, ये जो भी है, ठीक है, बाइबल में जैसे वो जीसस के बारे में बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, उसी के बेसिस पे बोलते हैं। हाँ, अब कोई चीज क्या हुआ, कुछ लिखा हुआ को हम लोग आजकल समझ नहीं पाते, उसका अलग मतलब निकाल लेते हैं। क्योंकि कोई चीज अगर आज से 5000 साल पहले लिखा है, और उसका उस टाइम पे या फिर उस लैंग्वेज का क्या मतलब है, और 5000 साल बाद हम लोग क्या भाषा में बात कर रहे हैं, दोनों में काफी अंतर हो सकता है। तो कई बार हम लोग अपने अपने हिसाब से हिसाब को देख लेते हैं, वो अलग चीज है। तो हाँ, अर्थ अलग होता है, ठीक है। जैसे एक जगह में रामचरितमानस में एक जगह में कहीं पर एक लिखा हुआ है कि शूद्र, पशु और नारी ये ताड़न के अधिकारी। शूद्र, पशु, नारी ये ताड़न के अधिकारी, ये रामचरितमानस में लिखा है कहीं पर। मैं एग्जैक्टली इतना रीड नहीं किया, कहीं पर एक छोटा सा ही चल रहा था। तो अब ताड़न मतलब क्या, क्या मतलब आ रहा है? अब किसी किसी ने इसको इंटरप्रेट किया, शूद्र मतलब जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, इनको बाद में निम्न वर्ग माना गया है कुछ लोगों के द्वारा। तो शूद्र, पशु, पशु मतलब जानवर, और नारी मतलब फीमेल, स्त्री, ये ताड़न की उठेगी। तो कुछ लोगों ने इसको जानबूझ के, ताकि हिंदू धर्म का बेइज्जती हो, क्या किया, इसको एक प्रोपागेंडा बना के लोगों के सामने फैलाया, देखो तुम्हारे धर्म में खराब खराब चीज लिखा हुआ है कि तुम लोग तो ताड़न के होते, तुम लोग को समाज से निकाल दिया गया है। हाँ, ये इंटरप्रेट किया है, बट ये इंटरप्रिटेशन एक्चुअली एक अवधि भाषा है, जिसमें ये ताड़न का मतलब होता है देखना। ताड़ना बोलते हैं ना, अरे काहे ताड़ रहे हो, ये यूपी साइड में, ठीक है, यूपी बिहार साइड में ऐसा आज भी है, ठीक है। ये हिंदी में गाना भी होता है इसके ऊपर, ताड़ना को करके, ठीक है, काहे ताड़ रहे हो, तो ताड़ना मतलब देखना। तो ये एक्चुअली रामचरितमानस जैसे एक धर्मीय ग्रंथ है जो समाज के हित में बनाया गया था उस टाइम पे। तो शूद्र, पशु और नारी जो समाज में सबसे मतलब सबसे सेंसिटिव है, ठीक है, जो जिनका कोई जो अपने आप को संभाल नहीं सकते, उनको देखने का जरूरत है, उनको प्रोटेक्शन का जरूरत है, ये लिखा गया है। अब उसका इंटरप्रिटेशन क्या किया है कि उनको समाज से निकाल लेना है। समझ रहे हो सर? अब एक ताड़ना हम लोग बंगाली में बोलते हैं ताड़िए देवा, हम लोग हाँ वही चीज को इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया है। ताड़ना मतलब छोड़ देना नहीं, ताड़ना मतलब देखना। समझ रहे हो लॉ क्या चीज है? अब लॉ को जो समझेगा वो बहुत मतलब लॉ, लॉ को प्यार करने के लिए लॉ को समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब ये एक एक चीज में लॉजिक छुपा होता है, और उसके पीछे हजारों साल का कारण भी छुपा होता है। ये सब तो हम लोग तो बिजनेस लॉ पढ़ते हैं, ज्यादा बोल नहीं पाते, फिर भी मैं कभी कभी मेरा जिस चीज में इंटरेस्ट है मैं बोल देता हूँ, हर चीज में मेरा नॉलेज नहीं है। बट बिजनेस लॉ में इतना हमें स्कोप नहीं मिलता है। अगर तुम लोग जनरल लॉ पढ़ोगे, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे, क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे, जो एलएलबी वगैरह में पढ़ा जाता है, वहाँ पर तो सीएस में हल्का फुल्का है। मतलब सीएस भी फुल्ली फोकस्ड ऑन
बिजनेस लॉ में भी जो प्योर एलएलबी वगैरह होता है उसमें आपको वैराइटीज ऑफ लॉ पढ़ना पड़ता है। अब उसमें सारा चीज अगर तुम प्रोविजन मान के पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो बहुत कुछ कर लोगे। आजकल बोलते हैं ना, लॉ पढ़ के कुछ कर नहीं पा रहे, कोर्ट में जाके बैठा हुआ है। क्यों कुछ नहीं कर पाता है बोलता? क्योंकि वो उस हिसाब से पढ़ा नहीं, वो सिर्फ डिग्री के लिए किया, इसीलिए नॉलेज नहीं है। क्या काम करेगा? तुम्हारे सामने एक क्लाइंट आके बोलेगा कि मेरा ये केस है, सॉल्व कर दो, तुमको केस ही क्या है समझ में नहीं आएगा। केस सॉल्व क्या करोगे? चलो अच्छा, ये क्वेश्चन 3 देखो। ए, तुम लोग क्या कहानी सुन रहे हो बीच बीच में, या सो गए सब? समझ में आया ना सबको? हाँ सर। एम वाज मनी टू एन। देख क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बीच बीच में स्टोरी करके भी बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ा कभी कभी मेरा ये इनबिल्ट स्वभाव भी है। एम वाज मनी टू एन, एम एन से पैसा उधार लिया है क्या? वाज मनी मतलब उधार लेना, वाज टू मतलब उधार देना, सही होता है ना? ठीक है, तो aim was money to earn, therefore he makes a promissory note for the amount in favor of n। तो पैसा उधार लिया है तो बोल रहे हैं कि ठीक है हम तुम्हारे नाम पे एक प्रॉमिसरी नोट लिख देते हैं। जैसे हम लोग पहले क्लासेस में प्रॉमिसरी नोट क्या होता है देखा है कि नहीं देखा? है ना? प्रॉमिसरी नोट मतलब सिंपल जैसे चेक जैसा ही एक कॉन्सेप्ट है कि मैं इतना दिन बाद प्रॉमिस करता हूँ कि इसको मैं पे करूंगा, इतना पैसा दूंगा। तो फॉर सेफ्टी ऑफ ट्रांसमिशन he cuts the note in half and post of one half, मतलब दो, मतलब पूरा बिल को दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो आधा हिस्सा को पहले दिया, फिर सेकंड हिस्सा को बाद में देगा, ऐसा सोचा। ठीक है, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। मतलब मान के 10,000 का नोट है, और टोटल अमाउंट ऑफ नोट जो है उसको हाफ हाफ करके उसमें लिख रहा है, लेकिन वो मेन नोट का ही पार्ट है सर। He cuts the note in half and post one half to N. He then changes his mind and call upon N to return the half of the note which he had sent. So N require M to send the other half of the promissory note. Decide how right of the parties are to be adjusted. तो इसमें एक दोनों अपना राइट को कैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला बात है कि तुम ऐसे आधा आधा नोट नहीं कर सकते। नोट होगा तो पूरा होगा, आधा का कोई जगह नहीं है। ठीक है, the question arising in this problem is whether the making of promissory note is complete when one half of the note was delivered to N under section 46 of the NI Act 1881. The making of promissory note, that is short में हम लोग बोलते हैं PM, is completed by delivery actual or constructive। मतलब जब भी constructive delivery हो जाए या actual delivery हो जाए तो वो complete होता है। Delivery refers to the whole of the instrument and not merely a part of it। Delivery का मतलब है जो पूरा है तो उसको पूरा भेजो, आधा का कोई जगह नहीं है। So delivery of half instrument cannot be treated as constructive delivery, और आधा को बेचना को भी constructive delivery भी नहीं माना जाता। मतलब आप बोलोगे आधा भेजा है तो फिर constructive delivery तो हुआ है, actual ना हो सकता है, लेकिन आधा इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करना भी constructive delivery भी नहीं माना जाता। ठीक है, so the claim of N to have the other half of promissory note sent to him is not maintainable। तो वो एक्चुअली प्रॉपर मेंटेनेबल क्लेम नहीं है प्रोमिसरी नोट का। So aim is justified in demanding the return of the first half sent by him. He can change his mind and refuse to send the other half to the PM। वो अपना माइंड चेंज करके उसको देने में ना भी कर सकते। ठीक है, तो सिंपल बात है कि आधा डिलीवरी नहीं होता है, करो तो पूरा, नहीं तो नहीं। ऑब्वियस, मतलब तुमको प्रॉमिस उतना ही करना है ना, तो उसको भी तुम पार्ट पार्ट कर रहे हो कि मैंने तुमको 10,000 का प्रॉमिस किया था। ठीक है, मैं मतलब नहीं, एक काम करते हैं अभी 5,000 देते हैं, फिर बाद में 5,000 का प्रॉमिस करेंगे। अरे भाई पूरा तुमसे मेरा ड्यू है 10,000 का, तो तुम 5-5 काहे कर रहे हो? तुम पूरा का वादा करो। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब बैंक तुमको लोन दिया है 10 लाख का, और फिर बैंक तुमको बोलेगा 5 लाख का लोन पहले पे करो, बाकी 5 लाख का बाद में देखेंगे। ऐसा थोड़ी होगा। तुमको वो पूरा 10 लाख के ऊपर ही तुम्हारा लायबिलिटी क्रिएट करेगा, और उसी को तुमको धीरे धीरे चुकाना है, जो भी एज पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है ना? तो वही बात, ये पार्ट डिलीवरी कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। क्लियर है सबको? आप लोग भी जरा बोल दीजिए, शुभजीत, संपत। यस सर।
प्रयाग से हाँ सर। ठीक है। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट के साथ आपको बाकी चीज भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, state briefly the rules laid down under the Negotiable Instrument Act for determining the date of maturity of a bills of exchange, as certain the date of maturity of a bill payable 100 days after sight and which is presented for sight on 4th May 2020. Bill at sight, ठीक है, presented for sight on 4th May 2020. तो क्वेश्चन क्या है पहले वो समझो सर। आपको एक स्टेट करने बोला है शॉर्ट में, rules laid down under Negotiable Instrument Act for determining the date of maturity of a bills of exchange and maturity of the bill क्या होगा उसके बारे में बोला है। ठीक है, ये आप लोगों को ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैम भी अकाउंट्स में सिखाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली अकाउंट्स का ही एक छोटा सा लीगल हिस्सा है। तो इसमें ना एक्चुअली तुमको डे का कैलकुलेट करना है। जो 100 डेज में बिल मैच्योर होगा इशू डेट से, आफ्टर साइड बिल है, मतलब बिल देखने के बाद ही पेमेंट होगा। ठीक है, तो तुमको 100 डेज का पहले कैलकुलेट करना है, जैसे तुम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में कैलकुलेट करते हो ना, सिमिलर टाइप ऑफ कैलेंडर कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 4th मई से तुम्हें हिसाब लगाना है। तो तुम ऐसे हिसाब लगाओ 4th मई से 100 डेज, तो मई, जून, जुलाई, आई थिंक अगस्त तक हो जाएगा। मई में 4 तारीख को अगर बिल इशू हुआ है तो मई का कितना दिन बाकी है? मई महीना कितना दिन का होता है सर? मई 31 डेज का होता है कि 30 डेज का होता है? बोलो सर। 30। मई 30 का होता है? मई 31 का होता है? अप्रैल के मई 31 का होता है सर? अप्रैल 30 का है? हाँ, सिर्फ वो जुलाई और अगस्त लगातार 31 का होता है। यही एक एक्सेप्शनल है पूरा कैलेंडर में। जुलाई भी 31 है, अगस्त भी 31 है। सो 31 का मई है, इसमें से 4 तारीख को हटाओ तो कितना दिन होता है? 27 मई का, जून का 30, जुलाई का 31, कितना दिन हो गया? 91। तो अगस्त का कौन सा दिन लेंगे? कितना दिन होगा सर? 12? 12 होगा तो 30 60, 60 और 20 80, 88 हुआ था इसमें। 88 और 12, 88 और 12 मिला के 100 डेज हो रहा है। तो 12 अगस्त तक हो रहा है और तुमको 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। 17 अगस्त क्यों, 12 अगस्त को 100 डेज के लिए। अरे मई का 27, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 12, हो जाएगा ना? 27, हाँ, जून में कितना? 30, जुलाई में कितना? 31, तो इसी में तो हो गया 88। तो 88 के साथ कितना ऐड करने से 100 होता है? 12। सर तो 14 अगस्त, अगस्त হবে। हाँ बोलो। 14 অগস্ট 14 अगस्त क्यों? 14 अगस्त क्यों? কেননা 15 আগস্টের আগের দিন নিতে হবে, নন হলিডे। 15 अगस्त छुट्टी का दिन है। वेरी गुड सर। 15 अगस्त इज अ नेशनल हॉलीडे। सो अगर अगर ये पहले से पता है कि हॉलीडे है तो बिफोर द डे ऑफ दैट हॉलीडे आपको मैच्योर करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको पता नहीं है कि हॉलीडे होगा कि नहीं होगा, अचानक से कोई हॉलीडे आ गया है तो उसका एक दिन बाद। ठीक है, तो इस केस में 15 अगस्त हॉलीडे है, सबको पता है ना? पब्लिक हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे, गांधी जयंती 15 ऑफ 26 जैन। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या मानना चाहिए? 14 मानना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर कैलकुलेशंस में भी बोला हुआ है, आप देख सकते हो। कहाँ चला गया, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। इन दिस केस the presentment of for site is to be excluded, that is 4th May 2020. The period of 100 days ends on 12th August 2020। मई में 27 डेज लिया, जून में 30, जुलाई में 31 एंड अगस्त में 12। 3 days ऑफ ग्रेस आर टू बी एडेड। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक मतलब प्योर रूल्स है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो आपका ड्यू डेट एक्चुअल में बन रहा है 15 अगस्त, बट क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है तो हम लोग 14 को ले लेंगे, द नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे, इससे पहले वाला। ठीक है, क्यों 31 से 4 माइनस नहीं करोगे?
फोर्थ में कोई इशू हुआ है तो फिर इशू के बाद का टाइम लेंगे ना, इशू के बाद से ही काउंट करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया सर, ये तो हो गया कि 100 डेज का कैलकुलेशन कि डील मैच्योर कब होगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या है, आपको रूल भी बताना है, ठीक है। तो इस रूल को जो मैंने अभी तक आपको डिटेल्स में नहीं बोला था, बट अभी आपको थोड़ा बोलते बोलते बोल देते हैं। सो कैलकुलेशंस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके बारे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है? The maturity of a bill not payable on demand at site, not payable on demand on site, मतलब डिमांड एट साइट मतलब क्या होता है, जब भी मतलब आज का दिन का बिल है, आज ही अगर तुम उसको एट साइट प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब आज ही उसको रिडीम करने का कॉन्सेप्ट आ गया। और जो थोड़ा फ्यूचर डेट में, जो थोड़ा सा फ्यूचर डेट में होता है, ठीक है, उसको आफ्टर साइट बिल माना जाता है, ठीक है। तो ये अगर एट साइट होता तो मैच्योरिटी तभी हो जाता। तो demand at site or on presentment is at maturity on the third day after the day on which it is expressed to be payable, ठीक है। सेक्शन 22 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ये चीज बोला गया है। 3 days are allowed as day of grace, 3 दिन ग्रेस के लिए है। No days of grace are allowed in case of bill payable on demand, मतलब एट साइट वाला जो बिल होता है उसमें कोई ग्रेस नहीं मिलता, ऑन स्पॉट, ठीक है। उसमें कोई 3 दिन का मतलब ग्रेस नहीं मिलता। अगर बिल में लिखा है एट साइट, ठीक है, जैसे ही देखने को मिला तुम्हें, ठीक है, देखने के बाद ही तुमको उसको नॉर्मली पेमेंट करना चाहिए, मतलब वो एक्स्ट्रा 3 दिन का ग्रेस नहीं मिलेगा, तो सिर्फ आफ्टर साइड बिल पे मिलेगा। তাই বলছে বিল আফটার সাইড আর আফটার ডেট জিনিসটা কি একই? आफ्टर डेट आफ्टर साइड सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आफ्टर साइड मतलब वही आफ्टर, मतलब जिस डेट में बिल मिला है, तुमको आंखों में दिख रहा है, उसके बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड। So when a bill is paid payable at a stated number of months after date, the period stated terminates on the day, the month of which corresponds with the day on which the instrument is dated. When it made payable after the stated number of months after sight, the period terminates on the day of the month which corresponds with the day on which it is presented for acceptance or sight or noted for non-acceptance or protested for non-acceptance. मतलब अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो वो बेसिकली प्रोटेस्ट हो गया कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। When it is payable a stated number of months after a certain event, the period terminates on the day of the month which corresponds with the day on which it events happens. मतलब ये और कुछ नहीं, ये वही चीज बोला जो हम लोग कैलकुलेशंस करके अभी उसको मतलब अभी देखा, उसी चीज को लिखा गया यहाँ पर कि अगर बिल दिया गया है उसका काउंटिंग किया जाएगा, फिर उसको देखने के बाद 3 दिन का टाइम पीरियड होगा, फिर वो टर्मिनेट होगा। वही बात को लीगल लैंग्वेज में सेक्शन 23 के तहत बोला गया है। जैसे बोला, when a bill is made payable stated number of months after sight and has been accepted for honor, the period terminates with the day of the month which corresponds with the day on which it was so accepted. If the month in which period should terminate has no corresponding day, the period terminate on the last day of such. अगर कोई पर्टिकुलर नहीं है तो फिर मंथ का लास्ट डे को ही माना जाएगा। ये भी स्पेशल पॉइंट दिया गया है। और कैलकुलेशन कैसे होता है अभी देख लिया हम लोग, है ना सर। तो ये बेसिकली जो था ये प्रोविजंस था। अब जब तुमको ब्रीफली बोला है एक्सप्लेन करने में, तुमको थोड़ा सा लीगली क्या है, आफ्टर साइड में क्या होता है, एट साइड में क्या होता है, ठीक है, ग्रेस पीरियड कैसे मिलता है, उसके साथ साथ तुमको ये पूरा चीज को पढ़ना है और फिर लास्ट में कैलकुलेशन शो कर देना। और ये भी लिखना है, सेक्शन 22 कहता है द डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड टू दीज इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द डे ऑन व्हिच दे आर एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल। ये कब बोला है? सेक्शन 22 में। When the last day of grace falls on a day which is a public holiday, ग्रेस डे का लास्ट दिन अगर पब्लिक हॉलिडे हो जाता है, the instrument is due and payable on the next preceding business day, इसको सेक्शन 25 में बोला गया, ठीक है। जैसे कि हम लोग इस केस में देखें कि 15 अगस्त पब्लिक हॉलिडे हो जा रहे हैं, उसके पहला वाला दिन लेना पड़ेगा, सेक्शन 25 में बोला गया। तो ये जो भी यहाँ पर बोला है कि बिल के केस में कैसे ग्रेस पीरियड दिया जाता है, कैसे उसका एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस के बाद मैच्योरिटी तक कैसे काउंट होता है, उसी को लीगल लैंग्वेज में लिखा है। मतलब देखो प्रैक्टिकल ये अकाउंटेंसी हम लोग जो करते हैं वो सारा का सारा एज पर लीगल स्टैंडर्ड्स होता है। इसीलिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के रखा है, उसी हिसाब से आप लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, सारा का सारा खेल, ठीक है। अकाउंटेंसी कोई हवा में नहीं। কেন
চেক যখন কাটিস তখন কার পেপারে চেক কাটিস? তো যদি আমার নামে দিস তাহলে আমার নামে দিবি, যার नाम इशू করবি। अरे ये सब बात वो लास्ट क्लास में किया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कितना तरह का चेक होता है, ठीक है, वो चीज तुमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग चेक होता है, कुछ नामहीन चेक भी होता है, ब्लैंक चेक भी होता है। हाँ अच्छा ठीक है, प्लेलिस्ट ही ले लेना, डाला हुआ है वहां से प्लेलिस्ट ले लेना, नहीं तो उससे एक बार मांग लेना, ठीक है। ये प्रीवियस अभी पढ़ ले, प्रीवियस लेक्चर्स मिस है ना, तो लास्ट क्लास में हम लोग अलग अलग चेक के बारे में बोले थे, कितना तरह का चेक होता है, उस चेक का यूज क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली जो सबसे पॉपुलर चेक है दैट इज अकाउंट पे चेक, जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एंड दैट इज वेरी सेफ। 2 क्रॉस लगा देते हैं और बीच में अकाउंट पे लिख देते हैं, है ना। और कुछ केस में ऐसे भी होते हैं दोनों दाग काट के लिखे देते हैं नॉट नेगोशिएबल, ठीक है, मतलब वो जिसके नाम पे है उसी को दिया जाएगा। तो क्रॉस चेक भी बोला जाता है इसको, क्रॉस का भी 2 अलग है, ठीक है, एक नेगोशिएबल एक नॉन नेगोशिएबल। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है अकाउंट पे, वो सेफ है, एकदम बिल्कुल सेफ है, उसी के अकाउंट में। बैंक इसी तरह का चेक को ज्यादा पसंद करते हैं, बट फिर भी ड्यू टू बैंकिंग प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ चेक कॉन्सेप्ट इज देयर। हाँ पे टू नाम लिख के दिखाना पड़ता है, एंडोर्स हो जाएगा। 2 चीज करना सर, मैम का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकाउंट्स का क्लास कर लेना, ठीक है, और जो भी प्रीवियस लेक्चर से एक बार सुन लेना। ओके, तो ये जब भी आपके सामने ऐसा ये जो क्वेश्चन था ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था। तुमको बस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट को लीगली लिखने के लिए बोला था। तो अगर तुमने प्रोविजंस पढ़ा है और उसका कॉन्सेप्ट पता है तो तुम इसको आराम से लिख पाओ। समझ में आया आप लोगों को? अरे प्रियाक्षी, Yes, sir. हंस, नील बोलो सर। है सर। ओके संपत, ओके ऐसे अरे बाप रे, इतना जोर से काहे चिल्ला इतना जोर से हाँ बोलेगा तो पूरा लेक टाउन पातीपुकुर कालिंदी सब जाग जाएगा रे संपत। से नेटवर्क डिस्टर्ब। अच्छा ओके देखो क्वेश्चन नंबर 9। आज थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा प्रोविजन भी बता देते हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो सर। रामा एग्जीक्यूट्स ए प्रॉमिसरी नोट इन द फॉलोइंग फॉर्म। एक प्रॉमिसरी नोट रामा ने इशू किया, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10,000, ऐसे ही लिखना पड़ता है। मैंने अच्छा ये लास्ट दिन भी दिखाया था, तो इसका एक प्रोफार्मा है, देख लो अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में प्रॉमिसरी नोट का एक प्रोफार्मा है ना नोट्स के अंदर, एकदम स्टार्टिंग ऑफ द नोट्स में, उसमें देखो क्या लिखा है। प्रॉमिसरी नोट का प्रोफार्मा कैसे देखने में होता है, कैसे होता है, अमाउंट रहता है 3 months आफ्टर डेट I promise to pay Sri Ramesh paying or to his order the sum of ₹10,000 for value received, जो भी वैल्यू मैंने उससे लिया उसके रिगार्डिंग मैं उनको पेमेंट करूंगा, ऐसा बोल के तुमने सिग्नेचर कर दिया। कहाँ का डेट दे दिया, लखनऊ का, किसको दे रहे हो उसका नाम लिख दिया, ठीक है, और फिर अपना साइन भी कर दिया। अब बात क्या है, जब हम लोग प्रॉमिसरी नोट इशू करते हैं तो हमें इस तरह का चीजें फॉलो करना, लेकिन यहाँ पर रमा जी ने क्या किया, Rama executes a promissory note in the following form. I promise to pay a sum of ₹10,000 after 3 months. Decide whether the promissory note is a valid promissory note. बस इतना बोला है कि मैं 10,000 सम पे करूंगा 3 महीना बाद। सर ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस इन राइटिंग हो गया, किसी का कोई नाम मेंशन नहीं है, डेट मेंशन नहीं है, 3 मंथ बोलने से नहीं होगा, एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा, है ना, जिस डेट से। इसीलिए देखो द प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस इन राइटिंग इन द अबव क्वेश्चन द अमाउंट इज सर्टेन, अमाउंट पता है 10,000 देना, बट द डेट एंड दिस नेम ऑफ द पेई इज मिसिंग। तुमने पेई का नाम नहीं दिया, तुमने डेट इशू डेट का नाम डेट नहीं दिया, तो फिर सिर्फ 10,000 आफ्टर 3 मंथ्स आई विल प्रॉमिस टू पे, कोई मतलब नहीं है इसका, एक इनवैलिड डॉक्यूमेंट की तरह हो जाएगा, ठीक है।
तो इसी में पेई का नाम होना, डेट होना, दस मेकिंग इट ए बियरर इंस्ट्रूमेंट। और ये प्रॉमिसरी नोट एक बियरर इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं। एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जब बना था रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक पहले कि रिजर्व बैंक पहले? देखिए इधर पूछते हैं थोड़ा, आप लोग बताएंगे सर रिजर्व बैंक पहले कि स्टेट बैंक पहले? स्टेट बैंक। अंश ने सही जवाब दिया, स्टेट बैंक पहले। अंश इतना बताया तो बता दे, स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक है। इंपीरियल बैंक ऑफ सही इंडिया। हाँ सही बोला, सही बोला, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बहुत पुराना है। सबसे पहले एक्चुअली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं, इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकटा तो ब्रिटिश का था ना। ब्रिटिश कैपिटल क्या था? ब्रिटिश का कैपिटल कोलकाता था। तो सबसे पहले कोलकाता में ही स्टेट बैंक का, जो बाद में स्टेट बैंक हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकटा, फिर उसके बेसिस में इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे, इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, 3 बैंक हुआ करता था। तो मेनली कलकत्ता था और बाद में मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस का। तो वो लोग बॉम्बे प्रोविंस बोलता था, मद्रास प्रोविंस बोलता था। ये तीनों बैंक को मिला के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1920 मोस्ट प्रोबेबली या 29 ऐसा कुछ होगा, मतलब बिफोर रिजर्व बैंक। फिर जब स्टेट बैंक ऑफ, पहले तो ऐसा भी होता था कि मद्रास बैंक का करेंसी अलग होता था और बंगाल का करेंसी अलग होता था, बॉम्बे का करेंसी भी अलग होता था। तीनों अलग अलग बैंक अलग अलग नोट छापता। हाँ, तब तुमको बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम पे कोलकाता का नोट, उधर जाने के टाइम पे अलग नोट, करेंसी अलग होता है उस टाइम पे। तो तब ब्रिटिश अपने हिसाब से कंट्रोल करता था ना, टेरिटरी वाइज, प्रोविंस वाइज देखता था, कलकत्ता प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, और एक था पीछे वाला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोल के, जिसके अंदर दिल्ली और अफगानिस्तान तक पूरा, मतलब आज का पाकिस्तान पूरा और अफगानिस्तान का भी कुछ एरिया तक। अफगानिस्तान में थोड़ा मुश्किल हो गया, तो वहां पर रशिया अमेरिका सब मिलके वहां पर खिचड़ी बन गया था। पूरा पार्ट इंडिया। अफगानिस्तान वो फुल्ली इंडिया, वो तो गांधार है, गांधार। महाभारत में जो हम लोग गांधारी किरदार को पढ़ते हैं, दुर्योधन का माँ गांधारी है ना, तो गांधारी की, गांधार का राजपुत्री, दैट्स व्हाई गांधारी। हाँ तो और भी चलो सर, इसके लिए मैं ठीक है सुनो, मैं तुम लोगों का भी एक काम करूंगा। कभी कभी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सब पढ़ाना बंद करके हिस्ट्री और या फिर इंस्टीट्यूट को रिकमेंड करता हूँ कि ये सब सब्जेक्ट को भी इंक्लूड करो। सीएससी इंस्टीट्यूट को मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि आप लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी भी इंक्लूड कर दो, मैं पढ़ाऊंगा। नहीं सीरियसली, अगर देखा जाए तो जरूरी भी है, मुझे लगता है। जैसे ये जो यूपीएससी का एग्जाम है, इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस सारा चीज पढ़ना पड़ता है कि नहीं पढ़ना? क्यों पढ़ना पड़ता है? स्कूल तक क्या नहीं पढ़ते? तो फिर भी यूपीएससी एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में, आईआरएस के एग्जाम में क्यों दिया जाता है इतना सारा डिटेल्स? क्योंकि स्कूल वाला जो पढ़ाई होता है ना, वो ढंग का नहीं है। और उसी को भारत का जिम्मेदारी मिलेगा जिसको भारत के बारे में सच में पता हो। अगर तुमको देश का जियोग्राफी नहीं पता, अगर तुमको देश का हिस्ट्री नहीं पता, तुमको देश का पॉलिटिकल साइंस नहीं पता, तुम क्या देश संभालोगे भाई? ऐसे ही है। हाँ, और सेम चीज मैं तो मानता हूँ कि सीएमए के लिए भी लागू कर देना चाहिए। सर हम लोग इसी को लेके पागल हो रहे हैं, आप रिकमेंडेशन। अच्छा देख, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, a promissory note cannot be made payable to bearer। ठीक है, whether on demand or not after certain days, hence the instrument is illegal as per the Reserve Bank of India Act 1934 and cannot be legally enforced। प्रॉमिसरी नोट बियरर नहीं हो सकता, मतलब प्रॉमिसरी नोट का जो पेमेंट है वो बियरर को नहीं मिल सकता, जिसके नाम पे है उसी को मिलेगा। जैसे यहाँ पर किसी का नाम नहीं है तो फिर बियरर डॉक्यूमेंट बन जाएगा ना। अगर तुम किसी का नाम मेंशन कर दोगे तो फिर उसी को मिलेगा, अकाउंट पे जैसा हो गया, ऑर्डर वाला हो गया। क्योंकि नाम नहीं है तो बियरर वाला हो गया, जो बियर करेगा उसका।
और प्रॉमिसरी नोट के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट ये है कि ये बियरर नहीं हो सकता। आप लोगों को क्लियर है सर? यस सर। संपत, प्रियाक्षी, नील, Yes, जी बोलो। सर और क्वेश्चन करा दो, चलो और कर लो। What are the circumstances under which a bills of exchange can be dishonored by non acceptance? ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर होता है। What are the circumstances under which a bills of exchange can be dishonored by non acceptance? Also explain the consequence if a check gets dishonored for insufficiency of funds in the account. अकाउंट में फंड कम होने की वजह से जब चेक डिसऑनर हो जाए तब क्या होगा? तो दो लगातार सवाल है। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि सर कौन से सेक्शन में बोला है। सर एज पर सेक्शन 91 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अ बिल में बी डिसऑनर्ड। अच्छा, बिल डिसऑनर मतलब क्या होता है? या तो बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ प्रॉपर्ली, है ना, या फिर पेमेंट नहीं हुआ। मतलब जिसको पेमेंट करने का जिसने वादा किया था उसने पेमेंट नहीं किया, है ना। मतलब ये तो आप लोग जानते हो, जैसे चेक इशू करके अगर बैंक में बैलेंस नहीं रहता है तो वो बियर मतलब बेसिकली वो फेलियर हो गया जिसको पेमेंट करना था, है ना। या फिर बिल इशू करके, मानो आप लोग ये सब बात हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पहला जो 2 क्लासेस है उसमें तो मैंने ये सब बेसिक बातें की कि क्या होता है बिल, क्या होता है, कौन ड्रॉ करता है, कौन ड्रॉइंग होता है, कौन पेयर होता है, कौन पेइंग होता है। चेक में कुछ गड़बड़ हो गया तो इन सिंपल ये जो डिसऑनर का कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 91 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, a bill may be dishonored either by non acceptance or by non payment। या तो उसमें एक्सेप्टेंस प्रॉपर्ली नहीं हुआ या फिर उसमें पेमेंट नहीं हो रहा। So dishonor by non acceptance may take place in any of the following circumstances। When a bill is duly presented for acceptance and the drawing or one of the several drawing, मतलब एक ड्राइंग भी हो सकता है एक की जगह और भी बहुत सारे ड्राइंग एक साथ हो सकता है, मतलब एज पर द केस, ठीक है। मतलब अगर बहुत लोगों के नाम पे उस पर्टिकुलर बिल को ड्रॉ किया गया है तो ड्राइंग एक की जगह सेवरल भी हो सकता है। नॉट बीइंग पार्टनर्स, पार्टनर छोड़ के, नॉट बीइंग पार्टनर्स रिफ्यूज एक्सेप्टेंस विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट। 48 घंटे के अंदर वो लोग उसको एक्सेप्ट करने में मना कर रहे हैं बिल ड्रॉ करने के बाद, द बिल इज डिसऑनर्ड। मतलब बेसिकली ये नॉन एक्सेप्टेंस हो गया। ड्रॉयर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई ने 48 घंटे में सिंपल बात है मना कर दिया कि हमको मंजूर नहीं, मतलब पेमेंट नहीं करना चाहते, समथिंग लाइक दैट। इन अदर वर्ड्स व्हेन द ड्रॉई मेक्स डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस अपॉन बिग ड्यूली रिकॉर्ड एक्सेप्ट द बिल, मतलब बिल एक्सेप्ट करने के लिए अगर कुछ गलती हो गया, टेक्निकल एरर हो गया तो भी बिल डिसऑनर हो सकता है। Where the presentment is excused and the bill is not accepted, presentment को कुछ मतलब presentment के बारे में कुछ excuse ढूंढ लिया कि सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ और bill accept नहीं किया। Where the drawee is incompetent to contract, incompetent to contract means कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब मानो बिलो एज के है, 18 के नीचे है, पागल है, माताल, नशाड़ी, गंजाड़ी, माताल समझते हो? हाँ, माताल मतलब पागल नहीं, माताल मतलब पियक्कड़। माताल मतलब पियक्कड़ लोगों को माताल कहा जाता है, वो ऐसा करता है, ठीक है। नशे में चूर होके, हाँ। हमारे पाड़ा में गांव में वहां पर एक माताल है, वो माताल नॉर्मली रास्ते में जब बस वगैरह ट्रक नहीं चलता है रास्ते में तो उसका एक छोटा सा हैंड वैन होता है ना, टॉली टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, हैंड वैन रिक्शा, तो वैन लेके रास्ते में चलता है, मतलब पूरा रास्ता को ऐसा ऐसा करके चलता है, हाँ पूरा एकदम सांप की तरह करता है। और सिर्फ वही नहीं करता, रास्ते में चलते चलते बोलता है कि हम हैं, बाकी सब पानी के लिए है। हम हैं, बाकी सब पानी कम है। तो लेकिन जब भी बस या ट्रक आ जाएगा वो माताल एकदम सीधा हो जाएगा। So incompetent to contract, the bill may be treated as dishonored. Where the drawee is incompetent to contract, the bill may be treated as dishonored. Where the drawee is fictitious person,
वास्तव में है नहीं। जैसे कि मेरा दादाजी का केस जो सुनाया मैंने, मेरा दादाजी 75 में चला गया, 2006 में उनका जमीन कैसे बिक गया? तो दादाजी यहाँ पर कौन है? काल्पनिक पर्सन ही तो हो गया, पर्सन जो है नहीं, फिर भी हम पर्सन बना दिए, है ना? ये 50 पर्सन के ऊपर सेबी का कितना बड़ा केस हुआ है, अगर तुम लोग ये सब थोड़ा सा देखोगे तो पता चलेगा। हाँ ये कौन? क्यों, कैसे होगा? कभी नहीं होगा। 50 पर्सन के ऊपर सेबी का एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। एक लेडी है जो सेबी के सेबी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, सेबी है नेशनल एनएससी का ऑपरेशनल होते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या किया उन्होंने एनएससी का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, एनएससी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा कभी भी मार्केट में लीक नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा इंपॉर्टेंट डेटा किसी के साथ शेयर करता था। और जब भी उनको पूछा गया है, जब सेबी ने रेड लगाया, ठीक है, जब रेड किया तो पूछा गया कि भाई किनको शेयर किया आपने इतना सारा डेटा, तो बोलता है कि उनका कोई कोई योगी है जो हिमालय में साधना में लीन है, उनके साथ उनका डायरेक्टली फोन पे नहीं, थ्रू योग कॉन्सेप्ट में बात होती है। बाद में पता चला कि वो कोई नहीं, सेबी के अंदर ही, एनएससी के अंदर ही और एक बंदा है, नाम सारा मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, वही है। जेल हो गया, सारा प्रॉपर्टी जब्त कर लिया सेबी ने, सारा प्रॉपर्टी जब्त कर लिया। और एकदम लेडी का नाम भूल जाता हूँ आजकल, कुछ साउथ इंडियन है, नाम भूल जाता हूँ, जो भी हो, 50 पर्सन्स the drawing is 50 persons dishonor हो जाएगा। 50 मतलब काल्पनिक, but the drawing could not be found even after reasonable search। मतलब but the drawing could not be found even after, मतलब drawing नहीं मिल रहा है तो dishonor हो जाएगा। But the drawing gives a qualified acceptance, the holder may treat the instrument dishonored। होल्डर भी कई बार इसको डिसऑनर्ड कर सकता है, तो ये एक्सेप्टेंस के ऊपर बेस करके डिसऑनर हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर और एक चीज भी पढ़े हैं कि इनसफिशियंसी ऑफ फंड, इस क्वेश्चन में और एक कॉन्सेप्ट था, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस इफ अ चेक गेट्स डिसऑनर्ड फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। अगर कभी ऐसा होता है कि अकाउंट्स में फंड नहीं है और चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो क्या होता है? हाँ एग्जैक्टली सर, डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशियंसी एटसेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट as per the section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881, where any check drawn by a person on account maintained by him with a banker for payment is dishonored due to insufficiency of funds, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years, or with fine which may extend to twice the amount of the check, or with both. Exactly. अकाउंट में पैसा डाल के, मतलब सॉरी, अकाउंट में पैसा नहीं है, तुमने चेक इशू कर दिया, ठीक है, 2 साल का जेल है, और जितने का चेक है उसका डबल का फाइन, या फिर दोनों हो सकता है। ऑब्वियसली। हाँ बोलो, समझा नहीं। तो सबके पहले चेक बाउंस का चार्ज काटेगा। हाँ हाँ, वो भी एक अच्छा बात उसने बोला, बैंक चेक बाउंस का चार्ज भी काटेगा। बैंक चेक बाउंस का, हाँ चार्ज तो पहले काटेगा, वो तो वेट करता रहता है, तो वेट करता रहता है, वो तो वेट करता रहता है कि बाउंस करो। इसका जो इनकम है ना हम लोग, आजकल तो कुछ बैंक लोग बदमाशी भी करता है, उनके कारण उनके टेक्निकल इश्यूज में प्रॉब्लम होता है, हमारा चेक किसी न किसी कारण से अटक जाता है, फिर हमारा ही फाइन काटता है। अब 200-300 के लिए तुम कितना बैंक का चक्कर लगाओगे बोलो? मैं भी कितना सारा केस छोड़, बहुत मुश्किल करता है। नॉट जस्ट एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी होगी, वो कितना बदमाशी करता है, क्या बोला तुम?
मतलब नहीं, फिर भी क्या है, गवर्नमेंट बैंक का एक चीज पहले था कि वो लोग बात सुनता था, लेकिन आजकल 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 ये लोग बिजनेस के चक्कर में स्टेट बैंक भी तो अपना क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को पूरा प्राइवेट कर दिया, पूरा प्राइवेटली दे दिया है। अब प्राइवेट कंपनी को देने के कारण क्या होता है, वो लोग सिर्फ अपना धंधा समझता है, ठीक है, सर्विस नहीं समझना चाहता। फिर भी तो एक चीज HDFC ये लोगों का थोड़ा इज्जत है, स्टेट बैंक का तुम इज्जत करो ना करो उनका क्या, ठीक है, वो अपना इज्जत रखे ना रखे कुछ भी नहीं। क्रेडिट कार्ड इशू किया है, सारा पेमेंट क्लियर करने के बाद बंद करने के लिए बोलते हैं, नहीं करता। हाँ, और ऊपर से तुम जितना दिन का अगर मानो तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो, वो कुछ ना कुछ एक मिनिमम चार्जेस कहाँ से निकाल के उसमें डाल दे रहे हैं। मेरे पापा के केस में से हुआ था, इतना झमेला हुआ, फिर बाद में बैंक में जाके बोला अगर आप लोग ये चेक को बंद नहीं करवाते हो सारा का सारा अकाउंट बंद करो, अब आप लोग देखो क्या करेंगे। मतलब पापा परेशान हो रहा था, फिर मैं एक दिन यहाँ से जाके मैं बैंक को बोला एक काम करो तुम सारा जो अकाउंट है बंद करो, बहुत बैंक है इंडिया में, प्रॉब्लम नहीं है, देश बदल चुका है। फिर मैनेजर बोलता है, हम लोग उठ रहे थे बैंक से, फिर मैनेजर बोलता है अच्छा ठीक है बैठिए देख, मतलब धमकाना पड़ा तब जाके काम किया। अब एक अकाउंट क्लोज होने का मतलब मैनेजर को अपर लेवल में जवाब देना पड़ता है, और वो भी अगर एक अच्छा करंट अकाउंट होल्डर निकल जाता है तो बैंक के लिए बहुत बड़ा लॉस है। धमका के काम करना, यहाँ पर तो कस्टमर इतना गंदा नहीं होता है नॉर्मली, यहाँ का कस्टमर थोड़ा सा सहनशील है। बंगाली लोग सर सहनशील क्या आजकल तो मतलब कुछ नहीं है, इसमें सहनशीलता भी ठीक बोलता है। हम लोग इतना ठंडा पड़ गए हैं कि हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, इससे ज्यादा ठंडा पड़ गया। বলছে চেকের মধ্যে নাম ভুল দেওয়া থাকলে যেটা রিজেক্টেড হয় সেটা কি বাউন্স খাওয়াই বলে? হ্যাঁ, ওটা বাউন্স খাওয়া মানে এটা টেকনিক্যাল এরর, ইনসাফিসিয়েন্সি অফ ফাंड। नहीं है, सुन, शुभजीत ने एक सवाल किया है कि अगर चेक में मान किसी का नाम पे कुछ एरर है, डेट में कुछ गड़बड़ है, तो वो इनसफिशियंसी ऑफ फंड का कारण तो नहीं है, दैट इज अ टेक्निकल, जैसे टेक्निकल इशू, बट उसके कारण बाउंस हुआ है, ऑब्वियसली पेनल्टी काट सकता है। बात समझी शुभजीत? হ্যাঁ স্যার। बाउंस बाउंस मानेंगे, डिसऑनर मानेंगे उसको, बट द इनसफिशियंसी ऑफ फंड नहीं। इनसफिशियंसी ऑफ फंड मतलब बेसिकली तुम सोचो ना, तुमको किसी को पेमेंट देना है, तुमने तुम्हारे बैंक में पैसा नहीं है, तुम चेक दे दिया लोगों को, मतलब तुम बेसिकली जाली काम कर रहे हो। हाँ? तुम्हारे बैंक में पैसा नहीं है, तुम चेक दे रहे हो। ये बेसिकली कौन करता है, जो मार्केट में जिनका बैंकरप्सी सिचुएशन चलता है, टोपी फिराता रहता है, चेक दे के 3 महीना घूमेगा, फिर 3 महीने बाद फिर जब वो गाली खाएगा फिर दूसरा बैंक का चेक देगा, दूसरा बैंक का चेक देगा, फिर बोलेगा नहीं नहीं, इसमें फंड है, ऐसा बोल के और 3 महीना बिता देगा। আর স্যার মাঝখানে ভিসা নিয়ে পালিয়ে গেলে? वीजा लेके इंडिया छोड़ के जाएगा? नहीं जा सकता सर। कोई भी बंदा जिसका मार्केट में लाइबिलिटी है वो इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता। अब अगर आप बोलोगे सर विजय माल्या कैसे गया, नीरव मोदी कैसे गया, ठीक है सर, उन लोगों का फॉरेन में सिटीजनशिप है, और वो लोग जो सारा घोटाला किया तो क्या इंडिया में बैठ के घोटाला किया? जब उनके बारे में केस निकला तब वो लोग इंडिया में है ही नहीं, वो लोग पहले भागे नहीं, पहले से ही उनको पता है कि वो घोटाला करेगा, और वो पहले से ही दूसरे कंट्री में सिटीजनशिप लेके बैठा हुआ, कहीं पर शादी करके, हाँ कहीं पर वहाँ का सिटीजनशिप लेके। ऐसे बहुत सारे कंट्री तो ऐसे ही फ्री में सिटीजनशिप दे देता है, बहुत सारे कंट्री है, सिटीजनशिप देने वाला कंट्री का अभाव नहीं है। ऊपर से तुम कोई कोई कंट्री तो ऐसे भी है तुमको रहने के लिए 5 लाख ऐसे ही देगा। हाँ, काम करने का लोग नहीं। हाँ बोल। কোন কান্ট্রি? है सर, ऐसा कंट्री है। तुमको वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा तुम्हारा सारा देख लेगा तुम के सही है कि नहीं है, लेकिन तुमको वहां पर रहने के लिए तुमको सिटीजनशिप भी देगा, बदले में तुमको हाथ में पैसा भी देगा, मंथली पेमेंट करेगा, रहो आके। सर एक बात क्या है ना, ये सब कंट्री में सिर्फ वही लोग जाके रह सकता है जिसका मतलब क्या बोलते सर, मतलब जिनका और कोई फैमिली
कॉन्सेप्ट नहीं है, देश के प्रति समाज के प्रति कोई कनेक्ट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, मानो कोई कनेक्शन नहीं है। वही सिर्फ जाके यार चलो यार चिल करके सो के मर जाते, चिल भी करेगा सोएगा भी फिर मर जाएगा। अरे उसी पैसे तो चिल करेगा। लेकिन जिनका कनेक्टिविटी है वो नहीं जा सकता, वो जाएगा फिर आ जाएगा, उसको लगेगा कि चलो थोड़ा देख के आते हैं। सर आप सोचो, रशिया इंडिया से 5 गुना बड़ा है, उसका जनसंख्या सिर्फ 14 करोड़ का है, ओनली 14 करोड़। डेवलप नहीं कुछ भी, जो है इतना बड़ा देश है, रहने के लिए लोग नहीं, तो एक एक जन के पास संपत्ति तो ज्यादा होगा ही, ठीक है, लेकिन कंट्री के अंदर ना जान नहीं है, जैसे मर रहा है। रशिया बौखला गया ना, क्यों बौखला रहा है? उसका जो मतलब एक फैमिली में घर है, सोचो ना तुम इस कंट्री को क्यों, एक फैमिली को सोचो, फैमिली में घर है लेकिन घर में लोग नहीं, तो घर कैसा होगा? वही हालत हो रहा है, ऊपर से और भी भूत बन रहा है, जो चल रहा है और भूत बन रहा है। मतलब ऐसा बहुत सारा कंट्री, इंडिया जैसा कंट्री, ये चीज जब तुम लोगों को समझ में आएगा शायद देरी हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं, मैं भी एक टाइम पे सोचता था कि हमारा देश बड़ा गंदा है, जब हम लोग फॉरेन मूवीज देखते हैं ना, क्या कंट्री है। बचपन से मेरे मौसी से मैं सुना था, न्यूजीलैंड घूम के आया, देखो बोलता है कि वहां पर रास्ता इतना साफ है न्यूजीलैंड का, कि तुमको अगर खाना रास्ते पे दे देगा, हमारा घर का थाली उतना साफ नहीं है। ठीक है, तो मैं बोला इतना सुंदर देश भी होता है, तब मैं क्लास 6 में पढ़ता था। हाँ, ये बात तब तक समझेगा कोई तभी ना। छोड़ो सर, ए आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर मुरलीधरन, अरे वाह, मुरलीधरन किसका नाम है? कृष्ण भगवान का नाम है मुरलीधरन। ऐसे मुरलीधरन बोलने से मैं क्रिकेट देखता हूँ तो मुझे क्रिकेटर का नाम याद आता है। श्रीलंका का एक बहुत फेमस स्पिनर है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर, मुथैया मुरलीधरन। अभी खेलता नहीं है, अभी रिटायर कर चुका है। अभी आईपीएल में कोच है, देखना बहुत सारे टीम को कोचिंग करता है, थोड़ा देखने में अलग टाइप का है, ऐसा स्पिनर, भयंकर स्पिन करता है। मतलब ऐसा बॉलर तो अभी वर्ल्ड में आया ही नहीं है, मतलब इतना भयंकर बॉलर था। इनके बॉल को पढ़ने के लिए सचिन भी 10 बार सोचता था कि क्या हो गया है। हाँ, मिस्टर मुरलीधरन ड्रू अ चेक पेबल टू मिस्टर व्यास और ऑर्डर, ठीक है, एक चेक ड्रॉ किया मिस्टर व्यास के नाम पे, चेक पेबल टू मिस्टर व्यास और ऑर्डर। मिस्टर व्यास लॉस्ट द चेक, व्यास ने लॉस्ट चेक को गुम कर दिया, हरा दिया, एंड वाज नॉट अवेयर ऑफ द लॉस ऑफ द चेक, इसके बारे में उसको पता भी नहीं है। किसको पता नहीं है? मिस्टर व्यास को, ठीक है। अच्छा, अब पता नहीं है, बहुत अच्छा। द पर्सन हु फाउंड द चेक सिग्नेचर फॉर्ज कर दिया, ठीक है, जारी कर लिया, सिग्नेचर ऑफ मिस्टर व्यास एंड इंडोर्स इट टू मिस्टर पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ ही बोलेंगे ना, हाँ पार्श्वनाथ, ठीक है, मिस्टर पार्श्वनाथ को इंडोर्स कर दिया एज द कंसिडरेशन फॉर गुड्स बॉट बाय हिम फ्रॉम मिस्टर पार्श्वनाथ। अच्छा, वो जो बंदा है जो फॉर्ज किया है, उसने पार्श्वनाथ से कुछ प्रोडक्ट खरीदा था और बदले में मिस्टर व्यास का चेक को, ठीक है, वही हुआ ना सर, the person who found the check forged the signature of Mr. Vyas and endorsed it to Mr. Parshanath as the consideration for goods bought by him from Mr. Parshanath. Mr. Parshanath encashed the check on the very same day from Droy Bank, ठीक है, बैंक से उसको पैसा भी दे दिया। मिस्टर व्यास इंटीमेटेड द ड्रॉय बैंक, मिस्टर व्यास ने उसको बैंक को बताया, ड्रॉय बैंक को, अबाउट द थेफ्ट ऑफ द चेक, कि चेक चोरी हो गया आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद में। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, बैंक का लायबिलिटी कितना है? क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? अंश बोलो, अंश शुभजीत, क्वेश्चन समझ में आया? प्रियाक्षी, नील, संपर्क, सभी को पूछ रहा हूँ। यस सर। बैंक का लायबिलिटी कितना है? पैसा तो निकाल लिया सर, सेक्शन 85, कुछ नहीं ठीक है, लेकिन क्यों?
क्योंकि उसने 3 दिन बाद बताया और जो मिस्टर पर्सन निकाला वो मिस्टर क्यों निकाला? तो इसके बारे में थोड़ा सा लीगली सुन ले, ठीक है। चेक पेबल टू ऑर्डर, पहले तो चेक पेबल टू ऑर्डर था। सेक्शन 85 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब बियरर तो नहीं था, ऑर्डर वाला था, ठीक है। तो सेक्शन 85 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, where a check payable to order purports to be endorsed by or on behalf of the payee, the drawing is discharged by payment in due course। मतलब यहाँ पर जो ड्रॉई है, मतलब ड्रॉई यहाँ कौन होता है, नॉर्मली बैंक होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ड्रॉई इसको डिस्चार्ज कर सकता है इन ड्यू कोर्स में, पेमेंट कर सकता है। So where the check is originally expressed to be payable to bearer, the drawing is discharged by payment in due course to the bearer thereof, notwithstanding any endorsement whether in full or in blank appearing thereon, and notwithstanding that any such endorsement purports to restrict or exclude further negotiations। मतलब सिंपल इतना कहना चाहता है कि ये इजीली बैंक मतलब उसको डिस्चार्ज कर सकता है और उसमें फर्दर नेगोशिएट की जरूरत नहीं होता। अब हमारा जो केस बना है उस केस को क्या देखो और फिर उसको सेक्शन 85 के साथ मैच करो। As per the given facts, check is drawn payable to Mr. Vyas or order. It was lost and Mr. Vyas was not aware of the same. The person found the check and forged and endorsed it to Mr. Parshanath, who encashed the check from the dry bank after a few days, and Mr. Vyas intimated about the theft of the check to the dry bank, by which time the dry bank had already made the payment. अब रूल सिंपल इतना कहता है, according to the above stated section 85, the dry banker is discharged when it has made payment against the check payable to order when it is purported to be endorsed by or on behalf of the payee, तभी वो discharge हो चुका था। So even though the signature of Mr. Vyas is false, the banker is protected and is discharged। banker यहाँ पर protected भी है और अपनी liabilities भी discharged है। The true owner of Mr. Vyas cannot recover the money from the dry bank in this situation। अब इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स में जानना है, इसके लिए क्वेश्चन आंसर से ऊपर उठ के प्रोविजंस में थोड़ा सा मैं नोट के मतलब नोट में जाता हूं सर, इसमें आपको बैंकर्स प्रोटेक्शन बोल के एक पॉइंट है। जी हाँ चला गया भाई। Negotiations of negotiable instruments, ये तो हो गया बिल का। नीचे बताते हैं सर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में ही बोला गया है। सेक्शन 85 ना सर, I think this one, no? Discharge from liability on notes, bills and checks। लेकिन इस पे बैंकर वाला वर्ड नहीं दिया, बैंकर का एक अलग वर्ड देता है। 83 is there, 86 is there, 84, 90, discharge by material alterations। इस पे एक बैंकर वाला पॉइंट अलग से देता है। डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बैंकर कहाँ से लगा? किसी को मिला है नोट्स में? नहीं मिला है, देखो बैंकर बोल के भी पॉइंट रहता है। हंस को मिला है, किसी को तो मिलेगा नोट्स में, थोड़ा चेक करके बताओ। अरे ये रहा बैंकर, ये प्रोटेक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पेइंग बैंकर, ये रहा। ये पेज नंबर है 14, पेज नंबर 14, पीडीएफ में 14, और अगर मैं इसमें बोलूँ तो 2.14। मिला? ये देखो, प्रोटेक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पेइंग बैंकर, इसी में सारा पॉइंट जुड़ा है। ये चेक पेबल टू ऑर्डर सेक्शन 85 सबसेक्शन 1, इसी पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस की। पहले चेक पेबल टू ऑर्डर purports to be endorsed by or
on behalf of the payee, the banker is discharged by payment in due course. The banker, in other words, can debit his customer account even though the endorsement by the payee might turn out to be a forgery or endorsement might have been placed by the payee's agent without his authority. The bank का liability इसमें नहीं रहता है सर. Check payable to bearer, section 85 subsection 2 में कहता है, as regard bearer check, the rule is once a bearer always a bearer. Bearer check के केस में जो एक बार bearer बनेगा वो always bearer ही बनेगा. Banker gets goods discharged by the payment in due course of the amount on a bearer check to the holder of the check. It does not matter whether the apparent holder is the owner of the check or not. Bearer check के केस में holder ढूंढने भी नहीं जाएगा, ठीक है, वो उसको पेमेंट कर देता है और उसका लायबिलिटी बैंक नहीं लेता है. और ऑर्डर के केस में भी ये चीज स्पेशली करके वो इंडोर्स किया है ना, इंडोर्स करने का मतलब यही मान लेगा बैंक, इवन दो द इंडोर्समेंट बाय द पेयी माइट टर्न आउट टू बी फॉर्जरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट माइट हैव बीन प्लेस्ड बाय द पेयी एजेंट विदाउट हिज ऑथोरिटी अमाउंट. तो बैंक ये सब केस में अपने आप को डिस्चार्ज कर लेता है. पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस्ड जनरली, वेयर चेक इज क्रॉस्ड जनरली, जनरल क्रॉस लास्ट दिन पढ़े थे. द बैंकर ऑन whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker. क्रॉस चेक सिर्फ बैंक टू बैंक में ही पे होता है, कभी भी किसी पर्सन को बैंक में पेमेंट नहीं होगा, वो सिर्फ दूसरे बैंक के अकाउंट में पे करेगा. बात समझ रहे हो? मतलब मैं तुमको चेक दिया, अगर वो क्रॉस चेक है तो तुम उसको बैंक में जाके कैश नहीं उठा सकते, तुम्हारे बैंक अकाउंट में ही जाएगा वो, तो वो बैंकर टू बैंकर हो गया ना. यस यस. और बैंक इसको बैंक टू बैंक ही सेटलमेंट करेगा. क्रॉस चेक यही होता है. जैसे नॉर्मल जो हम लोग सेल्फ चेक करते हैं उसमें क्रॉस करते हैं क्या? उसमें तो अपने अकाउंट से जाके उठा लेते हैं ना. पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस स्पेशली where a check is crossed specially, the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker to whom it is crossed or his agent for collections. Payment in due course of cross check, whether the banker on whom a cross check is drawn has paid the same in due course, the banker paying the check, and in case such check has come to the hands of the payee, the drawer thereof shall be respectively be entitled to the same rights and be placed in the same positions in all respect as they would respectively be entitled to and placed in if the amount of the check had been paid to and received by the true owner there. मतलब क्रॉस चेक के केस में जब पेमेंट करेगा तो बेसिकली जो एक्चुअल ओनर होगा उसी के हाथ में देगा. वही बात यहाँ पर सेक्शन 128 में. ठीक है, तो यही सब पॉइंट बैंक के केस में बैंकर के लायबिलिटी के बारे में बात करता है. तो सबसे पहले ठीक है, पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक आउट ऑफ ड्यू कोर्स. ठीक है, एनी बैंकर पेइंग ए चेक क्रॉस जनरली otherwise than to a banker or a check cross specially otherwise than to a banker to whom the same is crossed or his agent for collection being a banker shall be liable to the true owner of the check for any loss he may sustain owing to the check having been so paid. मतलब ट्रू ओनर को ही वो सिर्फ देगा, किसी और को नहीं देगा. अगर दे देगा तो बैंक लायबल हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, ये चीज आप देख सकते हो. पेमेंट ऑफ ए चेक ऑन विच ड्रॉयर सिग्नेचर वर फॉर्ज्ड. If any drawing bank made the payment on a check on which drawer signature were forged, then such bank shall be liable to true owner. मतलब जिसने चेक का जिसका साइन है, जो चेक ड्रॉ किया है, तो अगर तुमने चेक किसी को देने का प्रॉमिस किया और तुमने बैंक में जाके तुम्हारा चेक में ही साइन में गलत है, और या फिर तुमने किसी का साइन गलत करके तुमने बैंक में दिया और बैंक ने इस चीज को पकड़ नहीं पाया, इसका लायबिलिटी बैंक का. इसीलिए साइन को लेके बैंक इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है. बैंक चेक जब हम लोग किसी को ड्रॉ करके देते हैं, है ना, इशू करते हैं, तो बैंक चेक को साइन को लेके इतना क्यों बोलते हैं? इवन ये भी बोलता है सर कि तुम्हारे पैन कार्ड के हिसाब से साइन करो. कई बार ऐसे होते हैं कि हम लोग पैन कार्ड बड़ा बचपन में बनाते हैं और बचपन का सिग्नेचर का सिस्टम बड़े होकर सिग्नेचर का सिस्टम में बदल आ जाते हैं, है ना. या फिर बैंक ऐसे बोलते हैं बैंक पासबुक में जैसे साइन है वैसा साइन करो. आधार कार्ड से तो साइन नहीं, तो बोला गया था बाद में साइन को कर दो. अच्छा, ऐसा है. आजकल डिजिटल कॉन्सेप्ट आने के बाद काफी सारा चीज मैच करने में थोड़ा सा आसान हो गया है. बट बैंक चेक के केस में बैंक बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं साइन को लेके, क्योंकि ड्रॉयर का साइन गलत होगा तो बैंक लायबल हो जाएगा. Thus the paying banker shall be liable if it makes the payment of the check on which drawer signature was forged. तो ड्रॉयर का सिग्नेचर गलत था फिर भी बैंक ने पे कर दिया, तब बैंक लायबल हो जाएगा. क्लियर हो रहा है आप लोगों को?
बोलो सर, थोड़ा जवाब दे दो। यस सर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है कि सर जो कलेक्टिंग बैंकर है उनको भी कुछ प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, जो कलेक्टिंग बैंकर होता है, एक्सेप्टर एंड एक्सेप्टर फॉर ऑनर, मतलब जो एक्सेप्ट करेगा उसको ऑनर करना पड़ता है ना। अगर आप बिल को एक्सेप्ट करते हो तो ऑनर करना है, तो उसी के बारे में बोला है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है, आपको पता चल जाएगा कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फर्क है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो सर, होल्डर कौन होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। The holder of a promissory note, bills of exchange or check means any person entitled in his own name to the possession of thereof and to receive or recover the amount due thereon from the parties thereof. मतलब अगर आप किसी से कोई बिल ले रहे हो, चेक ले रहे हो, ठीक है, entitled in his own name, the possession thereof मतलब चेक का पोजीशन ले रहे हो, to receive or recover the amount due thereon from the parties thereof. So where the note, bill or check is lost or destroyed, ठीक है, its holder is the person so entitled at the time of such loss or destruction. उसका लॉस कौन भुगतेगा, जो उसका होल्डर है वही भुगतेगा। सो ब्रॉडली स्पीकिंग अ होल्डर मींस द ओनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल। ठीक है, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ राइट ऑफ पोजीशंस, राइट टू पोजीशंस। ओनर बनने के लिए राइट टू पोजीशंस भी होना चाहिए और रिसीव करने की भी ताकत होना चाहिए। ये पहले ही हम लोग ये क्वेश्चन डील किए थे। ए पर्सन इन पोजीशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट हैविंग ए राइट टू पोजेस कैन नॉट बी कॉल्ड अ होल्डर। मतलब होल्ड कर रहे हैं बट राइट पोजीशंस का राइट नहीं है तो हम होल्डर नहीं हो सकते। मतलब जमीन मेरे अधिकार में है बट मेरे पास जमीन का अधिकार रखने का राइट नहीं है, तो मैं जमीन का मालिक नहीं बन सकता। ये सब कुछ लोग ना कुछ मूर्ख लोग होते हैं, जमीन को घेर लेता है काफी दिनों से, कब्जा कर लेते हैं और सोच बोलते हैं कि ये मेरा है, लेकिन लीगली वो जमीन कभी भी उसका नहीं हो सकता, कब्जा करके बस। A person who finds or steals a bearer instrument or takes an instrument under forged instrument is not a holder। मतलब एक पर्सन किसी का बियरर इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक या कुछ भी चोरी कर लिया है और टेक्स एन इंस्ट्रूमेंट अंडर फॉर्ज इंडोर्समेंट, मतलब मतलब लोगों से रॉन्गफुली अपने तरफ इंडोर्स कर दिया, वो कभी भी होल्डर नहीं बन सकता। द रीजन इज दैट द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट हैव राइट टू रिसीव और रिकवर द मनी देयरऑन फ्रॉम द पार्टीज डेब्ट। राइट तो नहीं है ना आपका, तो फिर आप गलत, अगर आप रॉन्गली भी करते हो तो वो गलत है, तो वो होल्डर नहीं है। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एजेंट होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज प्रिंसिपल इज नॉट अ होल्डर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर भी हम लोग स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। अच्छा, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, अब आपके सामने दूसरा सवाल चुका, होल्डर इन ड्यू कोर्स बता दो। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन became the proposer or possessor of the promissory note, bills of exchange or check or the payee or endorsee thereof, he payable to order। ठीक है, मतलब जिसको एक्चुअली ऑर्डर दिया जा रहा है पे करने का, पेमेंट लेने का, बिफोर द अमाउंट मेंशन्ड बिकम पेएबल एंड विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फॉर whom he derived this title। मतलब कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए कि ये उसके नाम पे है। सो गुड फेथ में एक्चुअली एग्जैक्टली। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हम लोग एक एग्जांपल पढ़े थे, इट, मैं समझा नहीं। होल्डर कंसीडरेशन में है या फिर नहीं, वो तो डेटा नहीं, होल्डर कंसिडरेशन में हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स उसमें कंसिडरेशन मैंडेटरी है। समझ रहे सर, जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जो ए ड्रॉज अ चेक फॉर 5,000 एंड हैंड्स इट ओवर टू बी बाय वे ऑफ गिफ्ट, तो अगर ए बी को गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या बी बदले में उसको कुछ दिया है क्या, तो कंसिडरेशन हुआ है क्या इसमें, तो बिना कंसिडरेशन का चेक मिला है ना उसको। So B is not a holder but not a holder in due course as he does not get the check for value and consideration. So his title is good and bona fide. तो ये गिफ्ट मिला है मुझे चेक या बिल्स, वो मेरा bona fide। As a holder he is entitled to receive 5,000 from bank on whom the check is drawn। लेकिन सेकंड एग्जांपल देखो, on a bills of exchange of for 1 lakh, X acceptance to bill is forged। X ने जो accept किया वो forged है। He takes the bills from his customer for value and in good faith before the bill becomes payable। इसका पेमेंट होने से पहले उसकी गुड फेथ में उसको लिया। State with reasons whether A can be considered as a holder in due course and whether A can receive the amount of the bill from X। क्या A को बिल का अमाउंट मिलेगा X से?
सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1 लाख का एक्स ने एक्सेप्ट किया ना, लेकिन एक्स का जो एक्सेप्टेंस हुआ है बिल में ये फॉर्ज में हुआ है। लेकिन एक्स के साथ तो फॉर्ज हुआ है। तो इस पॉइंट में ये देखना पड़ेगा, सेक्शन 9 कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, होल्डर इन ड्यू कोर्स मींस एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम्स द पोजेसर ऑफ ए promissory note, bills or check, if payable to bearer or the payee or endorsee thereof. If payable to order before the amount, it become payable and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom they derived its title, his title. मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर एक ही केस में ये कौन है सर? He is the primary possessor of the bill, है ना, और value and good faith before the bill became payable. एक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, he can be considered as a holder in due course. But where a signature of the negotiable instrument is forged, it becomes a nullity. इसको nullity बोलते हैं। nullity मतलब invalid, null and void। null मतलब जो cancel हो जाता है। So the holder of a forged instrument cannot enforcement payment thereon. अगर आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होल्ड करके रखे हो जिसका सिग्नेचर ही गलत है, in the event of the holder being able to obtain payment in spite of the forgery, he cannot retain the money. होल्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो पैसा आप कभी भी कलेक्ट नहीं कर सकते। The true owner may sue on tort the person who had received, क्योंकि ये गलत तरीके से रिसीव हो रहा है। This principle is universal in character, by reason where of even a holder in due course is not exempt from it. A holder in due course is protected where there is a defect in the title, but he derived no title when there is an entire absence of title, as in the case of forgery. जब फॉर्ज हो रहा है तो पूरा केस ही गलत बन रहा है, मींस he cannot receive the amount of the bill, क्योंकि बिल्स का जो एक्सेप्टेंस है वही तो फॉर्ज हुआ। तो भले यहाँ पर गुड फेथ में हुआ हो जो भी हो, बट बिल में जो एक्सेप्टेंस है वही तो फॉर्ज है। तो बिल का एक्सेप्टेंस फॉर्ज है तो पूरा इंस्ट्रूमेंट ही फॉर्ज है, और इंस्ट्रूमेंट फॉर्ज है तो भले ही तुमने होल्ड कर रहे हो, तुम होल्डर भी बन रहे हो, बट कभी भी तुमको वो पैसा नहीं मिल सकता बिकॉज ये नल है। आप लोगों को क्लियर हुआ सर? हंस, नील, संपर्क, Yes, sir. बोलो सर, समझ में आ रहा है ना सर? तो सर यही सब मेन पॉइंट्स है, मैं मैक्सिमम पॉइंट में बात कर लिया विद एग्जांपल्स और क्वेश्चन आंसर के साथ, गप्पे मारते मारते ही बात हो गया बहुत सारा, है ना? तो पॉइंट इज दैट आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है सर, पूरा चैप्टर को छान मारना है, ठीक है? जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, ये इजी पॉइंट है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसका ड्रॉन और मेड इन इंडिया होगा, मतलब बिल का ड्रॉ इंडिया में हुआ होगा, और बिल का पेबल जो है मेड पेबल अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक ड्रॉन इन इंडिया नहीं होगा, इज नॉट ड्रॉन इन इंडिया और नॉट मेड इन इंडिया बट मेड पेबल इन इंडिया। समझ रहे सर? तो जैसे यहाँ पर एक दिया है, the bills of exchange is drawn by A is a Barclay, in Barclay foreign में है, where the rate of interest is 15% and accepted by B payable in Washington where the rate of interest is 6%. The bill is endorsed in India and is dishonored. An action on the bill is brought against B in India. He is liable to pay interest at a rate of 6% only. But if A is charged as a drawer, he is liable to pay interest at 15%. मतलब ये बेसिकली फॉरेन बिल का लायबिलिटी का बात कर रहा है, ये फॉरेन बिल का लायबिलिटी का बात कर रहा है। प्लेस वेयर बिल इज ड्रॉन, अगर बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया में हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? फॉरेन बिल बोलेंगे। और रेसिडेंट्स ऑफ पर्सन ऑन होम ड्रॉन एंड प्लेस वेयर मेड पेबल ऑन ए पर्सन रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया प्लस मेड पेबल इन इंडिया, ऑन ए पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया प्लस पेबल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ऑन ए पर्सन रिसाइडिंग इन और आउटसाइड इंडिया प्लस पेबल आउटसाइड इंडिया। मतलब सारा केस हो सकता है, लेकिन अगर बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है तो बिल फॉरेन बिल हो जाएगा, है ना? तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं तो उसके केस में इंटरेस्ट पेमेंट का, बिल में जो इंटरेस्ट पेमेंट का मैटर होता है उसके ऊपर भी मैटर बन सकता है। जैसे यहाँ पर एक प्रॉमिस, एकदम थोड़ा सा ऊपर से उठाओ,
सेक्शन 11 और 12 का पॉइंट देखो। A promissory note, bills of exchange or check drawn or made in India and made payable in or drawn upon any person resident in India shall be deemed to be an inland instrument. Example यहाँ पर दिया है, promissory note made in Kolkata and payable in Mumbai. Promissory note payable in made in Kolkata and payable in Mumbai. मतलब drawn in Kolkata and payable in Mumbai. तो ये क्या हो गया? Inland instrument हो गया. A bill drawn in Varanasi on a person resident in Jodhpur. Drawn in Varanasi on a person resident in Jodhpur, although it is stated to be payable in Singapore. But इसका पेमेंट सिंगापुर में होगा। ये सब क्या है? ये सब इनलैंड है। क्यों इनलैंड है? बिकॉज इंडिया में इसका ड्रॉन हुआ है। तो ड्रॉन कहाँ हो रहा है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनलैंड होगा कि फॉरेन होगा। फॉरेन के केस में बिल का जो ड्रॉन है वो आउटसाइड इंडिया है। ड्रॉन आउटसाइड इंडिया होगा, लेकिन उसका पेमेंट आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, पेमेंट इन इंडिया भी हो सकता है। लेकिन ड्रॉन कहाँ हो रहा है इस पे डिपेंड करता है कि इनलैंड और फॉरेन के ऊपर। हाँ, तो अगर चेक यहाँ दे रहा है तो वो इंडियन इनलैंड होगा। लेकिन अगर चेक अगर अमेरिका में इशू हुआ है, ड्रॉन हुआ है, उसका पेमेंट तुम फॉरेन में भी ले सकते हो, इंडिया में भी ले सकते हो, लेकिन उसे हम लोग फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में समझ रहे हो सर? जैसे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था, लाइबिलिटी ऑफ मेकर और ड्रॉअर ऑफ ए फॉरेन बिल in the absence of contract with the country, the liability of the maker or drawer of a foreign promissory note or bills or check is regulated in all essential matters by the law of place where he made the instrument. मतलब जहाँ बिल बनाते हो वहां पर अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कंट्री में, तो जिस कंट्री में तुम बिल बना रहे हो उस कंट्री का लॉ ही लागू हो जाएगा। And the respective liabilities of the acceptor and endorser by the law of the place where the instrument is made payable. और जिस पर्टिकुलर कंट्री में उसका पेमेंट बनेगा उस कंट्री का नियम भी लागू होगा, जो सेक्शन 134 बोलता है। इसीलिए सेकंड एग्जांपल दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, मतलब एक बिल ड्रॉ हुआ है, ड्रॉन बाय ए इन बार्कले। आई थिंक बार्कले इज इन इंग्लैंड, ठीक है। The bill of exchange is drawn by A in Barclay, where the rate of interest is 15% and accepted by B, payable in Washington, the rate of interest is 6%. The bill is endorsed in India and is dishonored. बिल इंडोर्स हुआ था इंडिया में और बिल डिसऑनर हो चुका है, मतलब पेमेंट नहीं हुआ। An action on bill is brought against B in India. B के अगेंस्ट में एक्शन इंडिया में लिया गया। He is liable to pay interest at a rate of 6% only. But if A is charged as drawer, he is liable to pay interest at 15%. Actually B यहाँ पर क्या था? B यहाँ पर पे मतलब बेसिकली एक्सेप्टर था, ड्रॉई था, ठीक है। अगर वो ड्रॉई के जगह ड्रॉयर होता तो ड्रॉयर जो था बार्कले में इंटरेस्ट रेट क्या था? बार्कले में 15% था और बी ने जहां पर एक्सेप्ट किया वो वाशिंगटन था, वहां 6% था। तो बी कौन था एक्चुअली? बी एक्चुअली ड्रॉई है, ठीक है, जिसको वाशिंगटन में मिलने वाला था। तो बी इज ए ड्रॉई हियर, ड्रॉई मतलब यहाँ पर वो पे करेगा, ठीक है। ड्रॉई है ना यहाँ पर, वो ड्रॉयर नहीं है। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जो ड्रॉ करता है बेसिकली उसको मिलेगा, जो ड्रॉई है वो पेमेंट करेगा। जैसे अगर मैं तुमको कुछ सामान बेचा, तुमने मेरे को पेमेंट नहीं दिया, तो मैं बन जाऊंगा ड्रॉयर और तुम बन जाओगे ड्रॉई, ठीक है, और उसका पेमेंट तुम ही करोगे। तो यहाँ पर बी जो है वो पेबल इन वाशिंगटन किया है और वाशिंगटन में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 6%। बिल को इंडिया में इंडोर्स किया गया और बिल डिसऑनर हो चुका है। अब बिल के अगेंस्ट में इंडिया में एक्शन लिया गया। अब जब इंडिया में एक्शन लिया गया, लेकिन बिल इंडिया का है क्या? ये तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बी जो है वो इंडिया का है मानो, या फिर इंडोर्समेंट इंडिया में हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट में इंटरेस्ट का क्या चार्ज होगा, 6% की 15%? बी जहां पर एक्सेप्ट किया है उस कंट्री में जो रेट चल रहा है वो होगा। अब बी कहां पर है? बी वाशिंगटन में पेबल बना है, तो वहां का 6% रेट है, और बी कौन है? ड्रॉई है, तो 6% रेट लागू होगा। लेकिन अगर मानो कि बी जो है वो अगर ड्रॉयर होता
सर एंडोर्स करेगा तो ये ना करेगा क्योंकि जिसके बाद बी होता है वो एंडोर्स करता नहीं, यहाँ पर वो पेमेंट मतलब अपना पेमेंट बिल को इंडोर्स किया है, है मतलब वही पेमेंट ये करता पेमेंट चेंज करने के लिए, ठीक है। अब उसमें डिसऑनर हुआ है, है 6%। ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल बात है, बी जिस पर्टिकुलर कंट्री में उसको एक्सेप्ट किया था उसके हिसाब से रेट चार्ज होगा, ना कि ड्रॉयर की कंट्री के हिसाब से चार्ज। इसीलिए 6% को लिया गया 15%। लेकिन अगर बी ड्रॉयर होता और ड्रॉयर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता तो फिर 15% रेट लिया जाता, जो बार्कले में रेट चल, ठीक है। देखो सर, बहुत सारा पॉइंट कवर मैंने किया, हो सकता है कि कुछ वाइटल पॉइंट इधर उधर रह गया। मैं आपको इतना सा बताऊंगा सर, क्वेश्चन आंसर ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर दिए। कुछ क्वेश्चन आंसर अगर मिस है तो एक बार गो थ्रू करके रखो, लेकिन पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक बार पूरा गो थ्रू करो। जिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तुम्हें लगेगा कि सर ये पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको नोट डाउन करके रखो और जरूरत के हिसाब से हमें पूछ लिया। ओवरऑल देखा गया तो मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेन सारा पॉइंट कवर किया सर, ठीक है। ऐसे थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं एकदम नहीं बोल रही, स्मूथ कॉन्सेप्ट है, लिटिल बिट ट्रिकी, बट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ऐसा में कोई मुश्किल वाला बात नहीं है, ठीक है। बस इतना बोलूंगा, पॉइंट को एक बार पूरा गो थ्रू करो और क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रीड करके कॉपी में थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करो, एग्जाम के लिए इनफ काम हो जाएगा सर। अगर कोई पॉइंट इधर उधर रह गया हो, शॉर्ट आउट करके रखो, मुझे पूछ लो, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूँ, ठीक है। तो बस आज इतना ही है। अंश, नील, प्रियाक्षी, बोलो सर, ठीक है ना? हाँ सर। यस सर। ओके फिर टाटा सर, बाय। बाय बाय सर। सर, टाटा, बाय सर। बाय सर।